नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। दोस्तों, मेडिवल इंडियन हिस्ट्री के टॉप 500 क्वेश्चन की जो सीरीज हमने स्टार्ट की थी उसमें ये अगला वीडियो लेक्चर है और इस वीडियो लेक्चर में हम आगे के जो क्वेश्चन हैं उन्हें देखेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ जानकारी हमारे कोर्सेज के बारे में, आइए पहले उसको देख लेते हैं। और यह जो पूरी सीरीज आपके सामने प्रस्तुत होती है इसका पीडीएफ इंग्लिश मीडियम का होता है। ये सभी जो एमसीक्यूज आप देखते हैं यहाँ पर, ये सभी इंग्लिश मीडियम वाले होते हैं और इसे बाइलिंगुअली यानी दोनों भाषाओं को मिलाकर एक्सप्लेन किया जाता है। अगर आप शुद्ध हिंदी की इच्छा रखते हैं, मतलब ऐसा चाहते हैं कि ये पहले शुद्ध हिंदी में बनी होती, तो ऐसा हो चुका है। ये बनी थी पहले शुद्ध हिंदी में ही, उसके बाद इसका अंग्रेजी में एक तरह से अनुवाद हो रहा है। तो यहाँ अगर आपको इंग्लिश मीडियम वाला या बाइलिंगुअल चाहिए तो बने रहिए, और अगर आपको हिंदी वाला देखना है तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं, चैनल पर वह भी उपलब्ध है। उसका पापा वीडियो भी लॉन्च हो चुका है। तो ये जो पेड कोर्सेज हैं ये अलग अलग सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए संचालित होते हैं। इसके अलावा UPSSC जो आयोग है उसके द्वारा कंडक्ट होने वाले जितने भी एग्जाम्स होते हैं, जितनी भी उसकी भर्ती परीक्षाएं होती हैं, उसके लिए भी पेड ग्रुप चलता है और EPFO के लिए भी इसे लॉन्च किया गया है। तो आप चाहें तो इससे जुड़ सकते हैं। यहाँ विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम चलते हैं, जैसे कि प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, वैकल्पिक विषयों के लिए, और उत्तर लेखन की जो शैली है आपकी, उसमें कितनी कमियां हैं और कितनी खूबियां हैं, यह जानने के लिए आंसर राइटिंग का जो इवैल्यूएशन का प्रोग्राम है वो काफ़ी अच्छा है। इससे जुड़कर आप अपनी कमियों का पता लगा सकते हैं। यहाँ पर ये देख लीजिए, यहाँ अगर आप आंसर लिखकर सबमिट करेंगे तो आपको 24 घंटे के अंदर उसका फीडबैक दिया जाता है, मतलब उसकी प्रतिक्रिया दी जाती है और बताया जाता है कि आपके उत्तर में कहाँ कहाँ सुधार की गुंजाइश है। ये कुछ बातें हैं। और इसके अलावा ट्विटर पे आजकल हमारा चैनल सक्रिय है, तो हमारी सक्रियता में योगदान दीजिए। और भी बहुत सारे माध्यम हैं, यूट्यूब पे आप हमसे जुड़े ही हैं, तभी आप ये वीडियो देख पा रहे हैं। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जितने भी चैनल हमारे यूट्यूब पे उपलब्ध हैं उनका सब्सक्रिप्शन एकदम फ्री है, उसका कोई चार्ज आपको नहीं देना है, पैसा नहीं लगना है, और वीडियो भी पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जो घंटा होता है उसको दबाएंगे तो वहाँ कई तरह के विकल्प आते हैं। उसमें से जो ऑल वाला ऑप्शन होता है, मतलब सभी को आप चुनिएगा, तो सभी को जब आप चुनेंगे, मतलब ऑल वाले विकल्प को, तो जितने भी नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँचते रहेंगे। अगर आपने कोई व्यक्तिगत उसमें चुन लिया तो उसमें जितने नोटिफिकेशन है उसमें से सब नहीं पहुँचेंगे, कुछ ही पहुँचेंगे। इस प्रकार का है। तो YouTube पर हमें सपोर्ट कीजिए। यहाँ पर जितनी भी सामग्री है वो पूरी तरह से फ्री है। और टेलीग्राम पे ये जो फ्री वाला ग्रुप है इसको जरूर ज्वाइन करिए। ट्विटर पे हमारे साथ जुड़े रहिए। यहाँ भी विभिन्न प्रकार के स्टडी वाले प्रोग्राम चलते हैं, जैसे कि क्विज का आयोजन होता है, इसके अलावा माइंड मैप, ये सब आयोजित किए जाते हैं, तो आप इनका लाभ ले सकते हैं। वेबसाइट भी है हमारी studyforcivilservices.com, तो आप उस पर भी जाकर सर्च कर सकते हैं। और ये जो येलो कलर का आपको एप्पल दिखाई दे रहा है, सेब, तो सेब पीला नहीं होता, ये बनावटी सेब है, इसको असली मत समझिएगा। हाँ, उसके बगल में जो घड़ी बनी हुई है वो बिल्कुल असली है, और समय की कीमत क्या होती है वो घड़ी आपको बता रही है। अच्छा दोस्तों, आपने ये सोचा है कभी कि घड़ी की सुइयाँ, जब भी आप कहीं चित्र में या फोटो में घड़ी छपी हुई देखते हैं तो उसमें आप देखते हैं कि घड़ी की सुइयों को ऐसे ही दिखाया जाता है। ऐसे का मतलब क्या? ऐसे का मतलब ये कि एक जो घंटे वाली सुई होती है वो 10 पे टिकी होती है, और जो मिनट वाली सुई होती है वो 2 पर टिकी होती है। प्रायः घड़ियों की जो चित्र है वो ऐसा ही दिखता है, चाहे वो किसी वॉच का एडवर्टाइज हो या फिर किसी दुकान पे आप देख लीजिए, जो चित्र होते हैं वो ऐसे दिखाए जाते हैं। इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? क्यों घंटे वाली सुई हमेशा 10 पर टिकी होती है और जो मिनट वाली सुई है वो हमेशा यहाँ 2 पर टिकी हुई होती है? मतलब कुल मिलाकर 10:10 हो रहा होता है। इसके पीछे रीज़न क्या हो सकता है? तो इसके पीछे एक जो कॉमन रीज़न है, गहराई वाला तो पता नहीं, लेकिन जो कॉमन रीज़न है वो ये है कि इसी बीच में कंपनी का नाम होता है। जिस कंपनी की वो वॉच होती है उसका नाम यही दोनों सुइयों के बीच में आता है, तो उनकी सबसे बेहतर पोजीशन यही हो सकती है। चाहे तो इसको नीचे भी कर सकते हैं, लेकिन नीचे नाम नहीं लिखा होता, नीचे जो है कुछ और लिखा होता है, लेकिन जो लोगो होता है या ब्रांड होता है वो नाम बीच में आता है। इसलिए सुइयों को इस प्रकार से रखा जाता है ताकि लोग उस सुई के रेंज में आने वाले शब्दों को देखें और कंपनी का प्रचार हो। तो ये एक एडवर्टाइज करने का तरीका है जो कि काफ़ी रोचक है। तो इस जानकारी के साथ अब आगे चलते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, वहाँ से हम डिस्कस करते हैं। यह देखिए, क्वेश्चन नंबर 71 आपके सामने है और इसमें एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, एक कथन है जिसके बारे में हमने पीछे चर्चा की थी। इसमें कहा गया है कि अदर सुल्तान्स में हैव 1 or 2 सन्स, मतलब इसमें यह कहा गया है कि किसी भी सुल्तान का या दूसरे जो सुल्तान है उनका कोई एक बेटा होता है या फिर 2 होते हैं, ऐसा बोला गया है। लेकिन मेरे पास 1000 बेटे हैं, आई हैव यहाँ पे several thousand sons, मतलब यहाँ पे हमारे 1000 बेटे हैं। ये कोई व्यक्ति कह रहा है और उस व्यक्ति का नाम आपको नीचे खोजना है। नेमली,
तुर्किश स्लेव्स। और यह जो है ये कैसे है? तुर्की गुलाम है। यह सब मेरे तुर्की गुलाम हैं जो कि मेरे 1000 बेटों की तरह यहाँ काम करते हैं और यह मेरे बाद मेरे साम्राज्य को आगे ले जाएंगे, मेरे किंगडम को ये इनहेरिट करेंगे और उसकी रक्षा करेंगे। ऐसा दिया हुआ है ना, यहाँ देख लीजिए कि विल प्रोटेक्ट माई नेम इन द खुतबा, यह खुतबे में मेरे नाम को आगे बढ़ाएंगे, उसे संरक्षित करेंगे और मेरे किंगडम की भी देखभाल करेंगे मेरे बाद। इस प्रकार का यहाँ कहा गया है। तो कुल मिलाकर वाक्य ये है कि दूसरे सुल्तानों के 1 या 2 बेटे होते हैं, लेकिन मेरे पास तो 1000 बेटे हैं। और 1000 बेटे किस तरह से हैं? किसी भी व्यक्ति के जायज तौर पे 1000 बेटे नहीं हो सकते। कौरवों का जन्म ही आश्चर्य की बात है। वहाँ 100 कौरव कैसे पैदा हो गए? 100 नहीं बल्कि 101, क्योंकि एक बहन भी थी। तो 100 कौरव कैसे पैदा हो गए, ये कहानी रोचक है, वो एंशियंट में हम लोग कभी चर्चा कर लेंगे। लेकिन ये अनोखी बात है, कोई स्त्री जो है वो 100 बच्चे कैसे पैदा कर सकती है? तो यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं है। ये जो 1000 बेटों की बात कही जा रही है, ये असल में क्या है? इसके जायज बेटे नहीं है, ये सब तुर्किश गुलाम हैं, उसके खरीदे हुए गुलाम हैं और ये इसके पास बेटों की तरह काम करते थे। मतलब इन्हें ऐसा लगता था, जो कह रहा है इस वाक्य को, उसे ऐसा लगता था कि ये तुर्की गुलाम उसकी सल्तनत को, उसके साम्राज्य को आगे बढ़ाएंगे और उसके नाम को जिंदा रखेंगे। तो सभी तो नहीं, 1000 की संख्या में अगर गुलाम इसके पास हैं तो सभी तो नहीं, लेकिन उसमें से कुछ जो है वो बेशक बहुत योग्य रहते हैं और वही उसके बाद उसकी सत्ता को आगे बढ़ाते हैं। हालांकि उनके जो तौर तरीके हैं वो इससे भिन्न रहते हैं। तो ये कुछ बातें हैं। अब ये कहा किसने? ये किस व्यक्ति का कथन है? तो यहाँ 4 लोगों का नाम दिया हुआ है। इल्तुतमिश है, इसके बाद महमूद गजनवी है, इसके बाद मोहम्मद गोरी है और कुतुबुद्दीन ऐबक है। ये 4 कथन है, माफ कीजिएगा 4 नाम है। और इन व्यक्तियों में से आपको खोजकर उस व्यक्ति का नाम निकाल लेना है जिसने इस वाक्य को कहा। देखकर बताइए। विकल्प आपके सामने है, क्वेश्चन आपके सामने है, बस आपको अपनी बुद्धि लगानी है। और इसका जो सही आंसर है वो होगा मोहम्मद गोरी, क्योंकि आप जानते हैं, थोड़ा सा अगर यहाँ अंदाजा भी लगाएंगे तो इसका जो सही उत्तर है उसको आप ढूंढ लेंगे। मोहम्मद गोरी के अपने कोई बेटा नहीं था, उसकी अपनी कोई संतान नहीं थी। तो ऐसे में इस प्रकार का वाक्य कहने वाला मोहम्मद गोरी ही हो सकता है। जिस सुल्तान के पास अपना बेटा होगा, अपना खून के रिश्ते वाला उत्तराधिकारी होगा, तो वो निश्चित रूप से यहाँ पर इस तरह के चक्करों में नहीं पड़ेगा। प्रायः लोग क्या करते हैं, अपने बेटे या अपनी संतानों को ही अपनी प्रॉपर्टी देते हैं, लेकिन यहाँ पर इसके कोई अपना नहीं था, तो इसलिए ये अपने गुलामों को ही अपना सबसे नज़दीकी मानता था और कहा कि जो गुलाम है इसके 1000 की संख्या में, वही इसके नाम को और इसके साम्राज्य को आगे ले जाएंगे, ऐसा कहा गया है। तो ये कथन मोहम्मद गोरी का है। इसका जो आंसर है वो सी होगा। सी का मतलब क्या? मोहम्मद गोरी। आगे चलते हैं। 72 नंबर के क्वेश्चन को देखिए। इसमें कहा गया है कि विथ रेफरेंस टू कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हमने काफ़ी चर्चा की थी पीछे, तो उसके संदर्भ में यहाँ कथन है। अब हमें इस पर विचार करना है। तो देख लीजिए, कुतुबुद्दीन ऑफिशियली असेंडेड द थ्रोन, मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक या कुतुबुद्दीन सिर्फ कहा जाए तो यह आधिकारिक रूप से सिंहासन पर विराजमान हुआ 25 जून 1206 को, आधिकारिक तौर पे। वैसे एक अस्थायी तौर पे ये पहले से ही उस पर आसीन था, ऐसा कहा जा रहा है। इसके बाद कहा गया है, जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है उसमें, कि हिज एज्यूम द टाइटल ऑफ सुल्तान एट द टाइम ऑफ एसेंशन, मतलब जब वह सिंहासन पर विराजमान होता है तो वह सुल्तान की उपाधि धारण करता है, ऐसा दिया हुआ है। और यहाँ याद रखिएगा कि ये सब बातें किसके बारे में हो रही हैं? ये सब बातें कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हो रही हैं और यह सुल्तान की उपाधि धारण करता है। ऐसा आप सोच लीजिए, क्या ये सही हो सकता है या गलत हो सकता है? इसके बाद और देखिए, तीसरा वाला, इनिशियली मेड हिज कैपिटल लाहौर, इसने प्रारंभिक तौर पे अपनी राजधानी लाहौर को बनाया। इसके बाद जो चौथा वाला है उसमें लिखा हुआ है, इसको देख लीजिए, ही गॉट द क्वाइन नेम आफ्टर हिम। इस प्रकार से 4 स्टेटमेंट आपके सामने हैं और ये जो चारों स्टेटमेंट हैं इसमें से आपको नॉट करेक्ट खोजना है। जो स्टेटमेंट आपके सामने है, पहला वाला जो है उसमें कहा गया कि ये ऑफिशियली असेंडेड होता है 25 जून 1206 को, वो तारीख रहती है। इसके बाद ये सुल्तान की टाइटल को एज्यूम करता है जब ये सिंहासन पर बैठता है। इसके बाद कहा गया है कि इसने अपनी कैपिटल लाहौर को बनाया था। इसके बाद एक और वाक्य है कि ही गॉट द क्वाइंस नेम्ड आफ्टर हिम, मतलब उसके नाम के जो सिक्के हैं ये इसमें, मतलब वो चलवाता है, ऐसा दिया गया है। आपको ये बताना था कि इसमें से नॉट करेक्ट कौन सा है, मतलब कौन सा कथन झूठ बोल रहा है, गलत है। ये तो प्रश्न है, ये विकल्प है, विकल्प भी देख लीजिए, सभी इसमें गलत हो जाएंगे, ऐसा दिया हुआ है। जो ऑल वाला ऑप्शन है, अगर आप उसको चुनिएगा तो इसका मतलब ये होगा कि जितने हैं सब नॉट करेक्ट हैं, मतलब सब गलत हैं। इसके अलावा 3 विकल्प और हैं, देख लीजिए।
और कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हालांकि हमने कल देखा था, लेकिन इसमें एक बार फिर से जान लीजिए कि 1206 में जब गोरी की मृत्यु होती है, मोहम्मद गोरी की मृत्यु होती है, और आप जानते हैं कि उसका कोई बेटा नहीं था। उसने अभी पीछे ही हमसे कहा है कि किसी भी सुल्तान के 1 या 2 बेटे हो सकते हैं, लेकिन मेरे पास तो 1000 हैं। और 1000 कैसे हैं? ये सब तुर्की गुलाम हैं जो कि मेरे लिए काम करेंगे, मेरे नाम को आगे ले जाएंगे, ऐसा इसने कहा था। तो गोरी की जब मृत्यु होती है और उसका कोई पुत्र नहीं होता है, तो लाहौर की जनता ने गोरी के प्रतिनिधि के रूप में ऐबक को लाहौर पर शासन करने के लिए निमंत्रित किया। ऐबक कौन था? ये गोरी का गुलाम था, आप जानते ही हैं। तो लाहौर की जो पब्लिक रहती है, वहाँ की जो रियाया रहती है, वह क्या करती है? गोरी के प्रतिनिधि के तौर पे, उसके सक्सेसर के तौर पे ऐबक को शासन संभालने के लिए बुलाती है, लाहौर बुलाती है। और ऐबक लाहौर पहुंचता है 25 जून 1206 को, और ये गद्दी संभालता है, मतलब सिंहासन पर बैठता है। तो वो तारीख कौन सी थी? 25 जून 1206। तो यहाँ तारीख तो बिल्कुल दी है, लेकिन कहा गया है कि ऑफिशियली असेंडेड। इसमें एक शब्द जोड़ दिया है जो कि है ऑफिशियली असेंडेड। तो ये ऑफिशियली शब्द जोड़कर यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है। इस वजह से इस प्रश्न में थोड़ा संदिग्ध हो जाता है ये। अब विचार करिए कि क्या ये सही हो सकता है? तारीख तो ठीक है, 25 जून 1206, ये सही है। इसके बाद कुछ और जानकारियां हैं। ऐबक को भारत में तुर्की साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। वैसे तो इसकी नींव डालने वाला गोरी ही था, वही आक्रमण करता है साम्राज्य का विस्तार करने के उद्देश्य से, लेकिन वह स्थायी तौर पे नींव नहीं डाल पाता, फाउंडेशन इसका नहीं डाल पाता। इसके फाउंडर के तौर पे ऐबक को जाना जाता है। वह दिल्ली का प्रथम तुर्क शासक था। ऐबक के बारे में अगर जानना चाहिए तो यह दिल्ली का पहला तुर्क शासक था, और सिंहासन पर बैठने के बाद इसने सुल्तान की उपाधि नहीं ग्रहण की। ये एक बड़ी बात है। यह सुल्तान की टाइटल से खुद को एज्यूम नहीं करता है। यह केवल मलिक और सिपह सालार, इन्हीं पदवियों से संतुष्ट रहा। इसने अपने साथ कौन कौन सी टाइटल जोड़ी? मलिक और सिपह सालार। यह सुल्तान की उपाधि नहीं धारण करता है, और न ही इसने अपने नाम का कोई सिक्का चलवाया, और न ही अपने नाम का खुतबा पढ़वाया कभी भी। तो यहाँ पर कुछ वाक्य तो ऐसे ही गलत सिद्ध हो जा रहे हैं, जैसे कि देखिए, इसमें कहा गया है कि ही गॉट द क्वाइंस नेम्ड आफ्टर हिम। ये वाला कथन जो है ये गलत है, इसे काट लीजिए। इसके बाद कहा गया है कि ही एज्यूम द टाइटल ऑफ सुल्तान एट टाइम ऑफ एसेंशन, मतलब राज्याभिषेक के समय इसने सुल्तान की उपाधि को धारण किया था। ये गलत है, इसने सुल्तान की उपाधि कभी भी धारण नहीं की थी, और हमें गलत ही खोजना था। तो दूसरा और चौथा गलत हो जाते हैं, और दूसरा और चौथा अगर एक साथ गलत होते हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि इसका पहला वाला सही होना चाहिए, जिसमें कि दूसरे और चौथे मौजूद हैं, क्योंकि आल वाला हो नहीं सकता। आल वाला इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें से कुछ चीजें तो सही है। तो देखते हैं, और इसका जो आंसर है वो होगा ए वाला, यानी पहला, दूसरा और चौथा ठीक है। पहला, दूसरा और चौथा ठीक नहीं है, लेकिन उत्तर के हिसाब से ठीक है। प्रश्न में ये पूछा था कि नॉट करेक्ट बताइए, तो यहाँ नॉट करेक्ट के लिहाज से ये ठीक है। वैसे तो ये गलत बोल रहा है, पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है, और चौथा भी गलत है। पहले में क्या गलत है? यहाँ कहा गया है कि ऑफिशियली असेंडेड, तो ये ऑफिशियली असेंडेड नहीं हुआ था। हालांकि जो लाहौर की जनता होती है वो इसे इन्वाइट करती है, तो ये आके गद्दी पर बैठ जाता है, लेकिन इसका बाकायदा राज्याभिषेक वहां पर नहीं होता है। सिर्फ ये गद्दी संभाल लेता है उत्तराधिकारी के तौर पे, ताकि कोई दूसरा आकर उस पर कब्जा न जमा ले। इस प्रकार से होता है, तो ये कथन गलत हो जाता है। वैसे ही ये वाला दिया हुआ है कि यह सुल्तान की उपाधि को धारण करता है, सेकंड वाला, तो वह भी गलत है। टाइम ऑफ एसेंशन या किसी भी समय, अपने पूरी जिंदगी भर ये सुल्तान की उपाधि को नहीं धारण करता है। उपाधियां यानी टाइटल कौन कौन सी रहती हैं? एक तो सिपा सालार की रहती है, और दूसरा मलिक की रहती है। इसके बाद जो चौथा वाला है वो भी गलत है कि ये अपने नाम का सिक्का चलवाता है, बिल्कुल गलत है। यह न तो कभी अपने नाम का सिक्का चलवाता है और न ही अपने नाम का खुतबा पढ़वाता है। और एक चीज और है कि सिंहासन पर बैठने के बाद ऐसा नहीं था कि ऐबक का रास्ता आसान था, क्योंकि यह अकेला गुलाम तो था नहीं। मोहम्मद गोरी के चहेते और भी थे, मतलब बहुत सारे गुलाम थे, उसमें से कुछ जो थे वो बड़े भरोसेमंद थे। उन्हीं के दम पे गोरी ने ऐसा वाक्य कहा था कि ये सब मेरे बाद शासन को संभालेंगे, और हुआ भी वही। लेकिन ऐबक का रास्ता आसान नहीं था। गोरी के जो और सक्सेसर उभर आए थे, जैसे कि यल्दौज था, इसके अलावा गयासुद्दीन मोहम्मद था, नासिरुद्दीन कुबाचा था, ये सब विरोध करते हैं। और जाहिर सी बात है, कोई भी अगर एक पोस्ट है और उसके लिए ढेरों दावेदार हैं तो वहाँ कंपटीशन तो होगा ही। तो वही चीज़ थी, यहाँ कंपटीशन होने लगता है। और यल्दौज गजनी का शासक होने के नाते गोरी के समस्त प्रदेशों पर अपना अधिकार समझता था। उसे लगता था कि हम गजनी के हैं, मतलब इनकी लोकेलिटी के हैं, तो इनके जितने भी एरिया हैं, जितने भी इनके प्रोविंसेस हैं, उन पर मेरा कब्जा है, मेरा अधिकार है, मतलब वो जन्म सिद्ध अधिकार समझता था। और इन विरोधियों को शांत करने के लिए ऐबक ने यहाँ पर युद्ध नहीं लड़ा,
क्योंकि वो जानता था कि अकेले अगर वो लड़ाई में कूद पड़ेगा तो इतने सारे जो उसके शत्रु हैं वो उसे 2 मिनट में कुचल देंगे। तो उसने क्या किया, वैवाहिक संबंधों को आधार बनाया। डायरेक्ट वो लड़ाई नहीं करता है, यहाँ पर कूटनीति से काम लेता है। तो वह वैवाहिक संबंध स्थापित करता है, मतलब शादी ब्याह के जरिए वह अपना रास्ता निकालता है। तो कैसे निकालता है, उसने कुबाचा से अपनी बेटी का और इल्तुतमिश नामक गुलाम सरदार से अपनी दूसरी पुत्री का विवाह कर दिया। कहने का मतलब ये है कि कुबाचा जो है वो इसके खिलाफ था, इसलिए खिलाफ था क्योंकि ये सिंहासन पर बैठ गया था और उसे खुन्नस जगी थी, मतलब चिढ़ मची थी कि बैठना चाहिए था हमें और ये आके बैठ गया। तो वो मारने पीटने के लिए उतारू था, मतलब उसका वश चलता तो आक्रमण करके ऐबक को तुरंत नीचे उतार देता, मार भी डालता निश्चित रूप से। लेकिन ऐबक क्या करता है, अपनी एक बेटी का विवाह कुबाचा से कर देता है, नासिरुद्दीन कुबाचा से कर देता है, और इल्तुतमिश नामक एक गुलाम सरदार से ये अपनी दूसरी बेटी का विवाह कर देता है। इस प्रकार से दोनों को दामाद बना लेता है और अब अपने ससुर के खिलाफ इनको सिर उठाने का कोई पर्पज नहीं रहता है। वैवाहिक संबंध यानी संबंधी बन गए, अब लड़ाई खत्म हो गई। और इन वैवाहिक संबंधों से एल्दौज और कुबाचा की ओर से विद्रोह का खतरा कम हो गया और कालांतर में 1208 में गोरी के उत्तराधिकारी गयासुद्दीन ने ऐबक को सुल्तान स्वीकारते हुए सिंहासन, छत्र, राजकीय पताका और नक्कारा भेंट किया। नक्कारा का मतलब समझ रहे हैं दोस्तों, नगाड़ा। तो ये सब सुल्तान के वैभव का, उसकी लग्जरी का, उसके प्रेस्टीज का प्रतीक होता था। तो यहाँ पर पताका यानी ध्वज जो होता है, हर सुल्तान का अपना होता है, उस पर अलग अलग चित्र अंकित होते हैं। ये साम्राज्य का द्योतक होता है। इसके अलावा सिंहासन, छत्र और ये जितनी भी शान शौकत की चीज़ें थी, ये गयासुद्दीन ऐबक को भेंट करता है। और इसका मतलब क्या है कि वह इसे सुल्तान एक्सेप्ट कर लेता है। और इस तरह दिल्ली मतलब ऐबक जो है वो एक स्वतंत्र शासक के रूप में भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक बनता है। लेकिन यहाँ पर ये दिल्ली को राजधानी नहीं बनाता, बल्कि लाहौर को अपनी राजधानी बनाता है। इस प्रकार से ये पूरा दिया हुआ है। और ये चूंकि दान देने में काफ़ी एक्सपर्ट रहता है, दानवीर रहता है उस जमाने का, तो इसीलिए मिन्हाज सिराज ने ऐबक को यहाँ पे कहा है कि वह वीर और उदार हृदय सुल्तान था। तो देखिए, वो बहादुर हो या न हो, बहादुर रहा होगा बेशक, क्योंकि वो योग्य था और तभी मोहम्मद गोरी उसे इतना मानता था, अपने मुख्य गुलामों में स्थान देता था। लेकिन वह कूटनीतिज्ञ तो था, और कूटनीति किसी राजा का सबसे बड़ा हथियार होती है। हर लड़ाई जो है वो बाहुबल से नहीं लड़ी जाती, उसमें कुछ न कुछ रणनीतियाँ बनानी पड़ती है। जैसे आप टाइम टेबल बनाते हैं, स्ट्रेटेजी बनाते हैं, तब उस पर काम करते हैं। अगर आपने बिना स्ट्रेटेजी के किसी भी काम को शुरू कर दिया, खास तौर पे पढ़ाई वाला काम, जैसे किसी कंपटीशन का आप एग्जाम देने वाले हैं, उसकी प्रिपरेशन करनी है, और आपने बिना रणनीति बनाए कहीं से भी उठाकर पढ़ना शुरू कर दिया, तो इससे क्या होगा, असफलता मिलेगी, कभी भी आप सफल नहीं हो सकते। तो इसीलिए यहाँ पे रणनीतिकार होना आवश्यक है, और ये गुण इसके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ था, इसीलिए सफल होता है। आप देखते हैं कि वो संघर्ष नहीं करता, वो चाहता तो कुबाचा और जितने भी उसके विरोध करने वाले गुलाम थे उनसे युद्ध लड़ सकता था, लेकिन वो ये भी जानता था कि वो अकेले जीत नहीं पाएगा, तो ऐसे में वो संबंधी बना लेता है उन्हें। ये बड़ी बात है। तो चालाक था, और इसीलिए यहाँ पर जितने भी कथन है उसमें से पहला, दूसरा और चौथा नॉट करेक्ट है, क्योंकि उसमें जानकारी जो दी है वो गलत है। आगे चलते हैं, एक्सप्लेनेशन यहाँ दी हुई है वही चीज़ है। कुतुबुद्दीन फॉर्मली असेंडेड द थ्रोन इन 25 जून। यहाँ देखिए, फॉर्मली, ऑफिशियली और फॉर्मली में फ़र्क है। तो यहाँ फॉर्मली वो थ्रोन पे असेंड करता है कब, 25 जून 1206 को। ये तारीख जो है वो सही थी। बट ही रिसीव ऑफिशियल रिकॉग्निशन, मतलब यहाँ पे क्या होता है, उसे रिकॉग्नाइज किया जाता है ऑफिशियली 1208 में। आपने देखा ना कि 1208 में गोरी के उत्तराधिकारी गयासुद्दीन ने इसे सुल्तान एक्सेप्ट कर लिया, और उसके बाद जब सुल्तान एक्सेप्ट कर लिया तो सिंहासन, छत्र और राजकीय जो ध्वज होता है, झंडा होता है, उसके अलावा नगाड़ा, ये सब भेंट करता है। तो 1208 में इसे बाकायदा सुल्तान के रूप में एक्सेप्ट किया जाता है, तो उस समय इसे उसकी मान्यता मिलती है। ये आप देख रहे हैं। और इसने मलिक और सिपा सालार की उपाधि से ही खुद को संतोष में डाल लिया, मतलब संतुष्ट कर लिया। इस प्रकार का आप देख रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। इसने सुल्तान की उपाधि आजीवन धारण नहीं की थी। ये जानकारियां हमने देख ली हैं, और इससे अधिक इसमें देखने की आवश्यकता नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विथ रेफरेंस टू कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में यहाँ रेफरेंस में, मतलब उसे रेफरेंस में रखकर कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उस पर विचार कीजिए। देखिए, ही डिफीटेड यल्दौज, उसने यल्दौज को पराजित किया। यल्दौज कौन था? ये गोरी का एक गुलाम था, और ये प्रबल विरोधी था कुतुबुद्दीन ऐबक का। और विरोध क्यों कर रहा था? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक सिंहासन पर बैठ गया था लाहौर की जनता के इन्विटेशन से। यहाँ देखिए, गुलाम तो बहुत सारे थे, लेकिन ऐबक को लोकप्रियता प्राप्त थी, वो लोगों के बीच में ज़्यादा यहाँ पे फेमस था। और यही कारण था, प्रसिद्धि भी एक बड़ी चीज़ होती है।
अगर आप योग्य हैं लेकिन आपकी लोकप्रियता बहुत कम या एक तरह से जीरो है तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लोकप्रिय होना बड़ी मुख्य बात होती है, खासतौर पे अगर आप राजा बनने जा रहे हैं या नेता बनने जा रहे हैं। आज के समय में जो नेता है, राजनीतिज्ञ हैं, अगर उनके पास लोकप्रियता है तो उनके पास और कोई योग्यता नहीं भी रहे तब भी वो एकदम ऊंचे पद तक पहुंच जाएंगे। ऐसा बहुत सारा उदाहरण आप देखते हैं। योग्यता बहुत नहीं रहती है, उनसे ज़्यादा योग्य लोग आसपास रहते हैं, लेकिन ऊंचे पद तक कौन पहुंचता है? जो लोकप्रिय होता है। तो वही चीज़ यहाँ राजा के साथ भी थी, तो जनता ने इसे एक्सेप्ट किया था, ये बड़ी बात थी और इसीलिए ये टिका रहता है। हालांकि इसकी जो बुद्धिमानी है वो भी काम देती है। तो यहाँ दिया हुआ है कि ही डिफीटेड यल्दौज इन 1208 एंड कैप्चर्ड गजनी। इसने गजनी पर अधिकार कर लिया। कैसे? यल्दौज को पराजित करके। 1208 में ये यल्दौज के साथ युद्ध करता है और गजनी पर अधिकार कर लेता है, ऐसा दिया हुआ है। इसके बाद दूसरा वाला जो है उसमें कहा गया है कि ही मैरिड हिज सिस्टर टू कुबाचा। इसने अपनी बहन का विवाह कुबाचा से कर दिया, ये दिया हुआ है। इसके बाद ही डाइड आफ्टर फॉलिंग फ्रॉम हॉर्स। यह घोड़े से गिरने के कारण मर गया। तो ये सही बात है। ये चौगान यानी पोलो खेल रहा था और पोलो खेलते समय घोड़े से गिरने की वजह से इसको गंभीर चोटें आती हैं, सिर में चोटें लगती हैं और कुछ समय बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये जो मृत्यु है इसका स्थान दिया हुआ है लाहौर और सन दिया हुआ है 1210। ये 3 स्टेटमेंट हैं और इसके जो विकल्प हैं उसको भी देख लीजिए। ये 3 विकल्प यहाँ हैं और एक यहाँ पर है। ऑल वाला ऑप्शन भी है, आपको करेक्ट खोजना है, जो सही हो उसकी तलाश करनी है। देख लीजिए। 1 ओनली यानी केवल पहला सही हो सकता है। 2 एंड 3 ओनली, 3 ओनली या फिर ऑल, ये विकल्प है। सभी सही हो सकते हैं या इसमें से कुछ ठीक हो सकते हैं, तो बताइए। और इसका जो सही आंसर है वो होगा डी वाला, यानी सभी सही है। लेकिन देखिए यहाँ थोड़ा सा पेच है। इसने अपनी बहन का विवाह कुबाचा से नहीं किया था, आपने पीछे देखा है। इसने अपनी बेटी का विवाह कुबाचा से किया था। यहाँ पर इसकी पुत्री का विवाह कुबाचा से होता है। 2 पुत्रियां इसके रहती हैं, तो एक का विवाह ये इल्तुतमिश से करता है, उसको दामाद बना लेता है, और दूसरे का विवाह कुबाचा से करता है। तो यहाँ सिस्टर नहीं होगा बल्कि डॉटर होगा। तो इस हिसाब से ये वाला कथन जो है ये पूरा सही नहीं है। यहाँ सिस्टर की जगह डॉटर होना चाहिए, तो इसको बना लीजिएगा, सिस्टर की जगह डॉटर कर लीजिएगा। अब इसमें जितने हैं सभी सही है। ये बहन नहीं थी इसकी बेटी थी। 2 बेटियां रहती हैं, एक का विवाह इल्तुतमिश से करता है और दूसरे का कुबाचा से करता है। ऐसा वो क्यों करता है? ताकि ये जो विरोधी है ये शांत हो जाए। तो इस प्रकार से है। और इससे एक बात और पता लगती है कि मध्यकाल में स्त्रियां किसी सामान की तरह थी, उन्हें जहां चाहा वहीं फेंक दिया। मतलब ये व्यवहारिक तौर पे क्या थे? दुश्मन थे कुतुबुद्दीन ऐबक के। लेकिन इसने अपनी बेटी का विवाह इससे कर दिया, तो इसका मतलब क्या है कि उसकी बेटी के साथ बहुत अच्छा बर्ताव हो रहा होगा? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ महिलाओं के अधिकारों का बहुत तेजी से हनन होता था। तो प्राचीन काल से मध्यकाल के दौर तक आते आते, यानी एंशिएंट टाइम से जो मेडिवल टाइम पीरियड है वहाँ तक आते आते स्थितियाँ बहुत ज़्यादा खराब हो जाती हैं, गिर जाती हैं। तो इसका आंसर डी है। और इसमें जो ऑल वाला ऑप्शन है वो सही है। तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन जो सिस्टर है उसकी जगह डॉटर कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। 74 नंबर के क्वेश्चन को देखिए। कॉन्सीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फिर से स्टेटमेंट आपके सामने है और इसमें से नॉट करेक्ट आपको खोजना है, जो गलत है उसकी तलाश करनी है। तो देख लीजिए, कुव्वतुल इस्लाम। अब यहाँ पर जो स्थापत्य हैं उनके नाम दिए हुए हैं। तो कहा गया है कि कुव्वतुल इस्लाम या कुव्वतुल इस्लाम इसको कहा जाता है। कुव्वत मतलब होता है ताकत या सामर्थ्य, तो इस्लाम की ताकत, ऐसा कहा गया है। तो कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क इज द फर्स्ट मॉस्क बिल्ट इन इंडिया बाय इस्लामिक मेथड। इसमें यह कहा गया है कि कुव्वतुल इस्लाम नाम की जो मस्जिद थी, ये जो नाम है ये किसका है? मस्जिद का नाम है। तो यह जो मस्जिद थी यह पहली अपने प्रकार की मस्जिद थी जो कि भारत में इस्लामिक पद्धति से बनाई गई थी। इस्लामिक पद्धति से बनने वाली ये पहली प्रकार की मस्जिद थी। हालांकि इससे पहले भी जो मॉस्क हैं उनका निर्माण हुआ है, आपने इससे पीछे वाले भी दौर में देखा है, लेकिन यहाँ पर ये जो बनती है यह पहली मस्जिद थी। और पहली कैसी थी? पहली इस्लामिक मेथड से बनने वाली मस्जिद थी। और देखिए, 2.5 दिन का झोपड़ा, इन सब स्थापत्यों के नाम आपने सुने होंगे। तो कुव्वतुल इस्लाम ये एक मॉस्क था और यह अपने आप में अनोखी मस्जिद इसलिए थी क्योंकि ये इस्लामिक शैली में बनी हुई भारत की पहली मस्जिद थी। और इसमें कहा गया है कि 2.5 दिन का झोपड़ा इज लोकेटेड इन दिल्ली। 2.5 दिन का झोपड़ा, ये जो मस्जिद है ये भी एक मस्जिद है, तो यह दिल्ली में बनी हुई है, ऐसा दिया हुआ है। इसके बाद कहा गया है थर्ड वाला कि द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार। कुतुब मीनार जो है उसका कंस्ट्रक्शन यानी उसका जो निर्माण है स्टार्टेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक इन 1205 एडी में, यानी 1205 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा
जो कुतुब मीनार है, प्रसिद्ध कुतुब मीनार है, उसका निर्माण शुरू कराया गया था, ऐसा दिया हुआ है। इसके बाद जो फोर्थ वाला स्टेटमेंट है उसमें कहा गया है कि द बुक कॉल्ड अल सुजाता, ये जो किताब है इसका नाम देख लीजिए, ये है अल सुजाता, वाज कंपोज्ड बाई फ़क्र ए मुदब्बिर। फ़क्र ए मुदब्बिर या फ़क्र ए मुदब्बिर इन्हें कहा जाता था। तो ये जो है ये ऑथर है, इनके द्वारा ये अल सुजाता नाम की जो बुक है ये लिखी गई है, इसे कंपोज किया गया है, ये दिया गया है। तो ये 4 स्टेटमेंट आपके सामने है, नॉट करेक्ट आपको खोजना है। खोज कर बताइए कि इसमें से गलत कौन सा है, जो गलत है उसकी तलाश करिए। और ये पहला जो स्टेटमेंट है वो कुबतुल इस्लाम के बारे में है, इसके बाद दूसरा वाला जो है वो 2.5 दिन के झोपड़ा के बारे में है, और थर्ड वाला जो है उसमें कुतुब मीनार के बारे में जानकारी दी है, और चौथा वाला जो है वो इनसे अलग है, इसमें एक किताब के बारे में कहा गया है और किताब का नाम है अल सुजाता, और ऐसा कहा गया है कि फ़क्र मुदब्बिर ये जो है इसके लेखक हैं। इसमें से नॉट करेक्ट कौन सा है वही आपको खोजना है। ऑल का विकल्प भी है, अगर आप ऑल को चुनेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि जितने स्टेटमेंट है सब गलत है। तो देख लीजिए, और इसका जो सही आंसर है वो होगा बी। बी का मतलब ये है कि दूसरा और तीसरा ये दोनों जो है इसमें नॉट करेक्ट है, दूसरा भी और तीसरा भी। तो दूसरा है क्या, इसमें लोकेशन बताई गई है 2.5 दिन के झोपड़े की दिल्ली में, ये दिल्ली में नहीं है, इसकी जो लोकेशन है वो दिल्ली में नहीं है। और इसके बाद हमने बी वाला चुना है, और तीसरा वाला भी गलत है। यहां कहा गया है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार वाज स्टार्टेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक इन 1205। 1205 में ये कुतुब मीनार का निर्माण आरंभ करवाता है। यहाँ पर स्टार्टेड जो शब्द दिया हुआ है ये इसमें महत्वपूर्ण है। तो स्टार्ट करने की जो तारीख है वो 1205 नहीं है, ये सही है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसे शुरू करवाया जाता है। इसे पूरा कौन करवाता है, इल्तुतमिश करवाता है, और उसके बाद ऊपर की मंजिलों का निर्माण कोई दूसरा शासक करवाता है। तो इसमें कई लोगों का योगदान है, उसे हम आगे देखेंगे भी जब कुतुब मीनार पे क्वेश्चन आएंगे। लेकिन यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हम देख रहे हैं, तो ये दूसरा और तीसरा दोनों गलत है। 2.5 दिन का झोपड़ा, ये जो मस्जिद है इसकी लोकेशन कहाँ है, अजमेर में है, ये अजमेर में है न कि दिल्ली में। और उसी प्रकार से ये जो कुतुब मीनार है इसका निर्माण स्टार्ट करवाने वाला तो कुतुबुद्दीन ऐबक था, लेकिन 1205 नहीं होगा। आइए तारीख देखते हैं। कुबतुल इस्लाम, सबसे पहले जो पहला वाला स्टेटमेंट है उसको देख लीजिए। कुबतुल इस्लाम, यहाँ 2 स्पेलिंग दी हुई है, तो क्यू से स्टार्ट है और वहाँ पे के से स्टार्ट है। क्यू वाली जो स्पेलिंग है वो ज़्यादा करेक्ट है। यहाँ पे जैसे कुरान होता है वैसे ही कुवत है, तो ये क्यू से स्टार्ट होगा। और यहाँ दिया हुआ है जो स्पेलिंग, यहाँ देख लीजिए, ये के से है, ये एक जनरल ट्रांसलेशन कर दिया गया है। तो यहाँ वाली जो ये स्पेलिंग है ये गलत है, ये सही है। खैर, तो कुबतुल इस्लाम मॉस्क इज द फर्स्ट मॉस्क बिल्ट इन इंडिया बाय इस्लामिक मेथड। इस्लामिक मेथड से बनने वाली यह भारत की पहली मस्जिद थी जिसका नाम था कुबतुल इस्लाम। इट वॉज बिल्ट बाई कुतुबुद्दीन ऐबक। बनवाने वाला शासक कौन है ये जानना बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ पर बनवाने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक था। बनी कब, तो 1195 से लेकर 1199 के बीच में इसका निर्माण होता है, यानी 1195 से लेकर 1199 ये जो सन है इसमें इसका निर्माण होता है। द सेकेंड मॉस्क इज 2.5 दिन का झोपड़ा लोकेटेड इन अजमेर। और 2.5 दिन का झोपड़ा ये दूसरे नंबर की मस्जिद थी। पहले नंबर की कौन है, कुवतुल इस्लाम है, और दूसरे नंबर की जो मस्जिद है वो है 2.5 दिन का झोपड़ा। तो इसका निर्माण होता है अजमेर में। तो लोकेशन वहाँ गलत दी थी, दिल्ली दिया हुआ था। इसके बाद देखिए, कुतुब मीनार वाज बिल्ट बाय कुतुबुद्दीन ऐबक इन 1199, वहाँ दिया है 1205। तो शुरुआत इसकी हुई थी 1199 में। इन मेमोरी ऑफ सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कुतुब मीनार का नाम इसलिए कुतुब मीनार नहीं है कि उसे ऐबक ने बनवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसे बनवाना शुरू करवाया था, हालांकि वो पूरा नहीं करवाता है, तो इस वजह से उसका नाम कुतुब मीनार नहीं है। उसका नाम कुतुब मीनार इस वजह से है क्योंकि वह जिसकी याद में बनी हुई है उनका नाम आप देख लीजिए। इनका नाम क्या है, ये एक सूफी संत थे। सूफी एक संप्रदाय होता है, ये लोग इस्लामिक ही होते हैं लेकिन इनकी विचारधारा थोड़ी खुली होती है, अलग होती है। तो यह सूफी संत थे, इनका नाम था ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। काकी शब्द इनके साथ इसलिए जुड़ा हुआ था क्योंकि ये बड़े ही ममतापूर्ण थे, मतलब बड़े ही दयालु और प्रेमी स्वभाव के थे। तो इनके स्नेहपूर्ण बर्ताव के कारण इन्हें काकी कहा जाता था। तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ये इनका नाम था। और इन्हीं की स्मृति में, इन्हीं की मेमोरी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 में इसका निर्माण शुरू करवाया। बट इट वॉज कंप्लीटेड बाई इल्तुतमिश, लेकिन इसे इल्तुतमिश ने पूरा करवाया 1230 से लेकर 1231 का जो दौर था उस समय, यानी 1230 से लेकर 1231 का जो पूरा टाइम
गैप था या टाइम पीरियड था, उसमें ये बनकर पूरी होती है। ये इसकी पूरी कहानी है। हालांकि इसमें बाद में और मंजिलों का निर्माण करवाया जाता है। और यह ईंटों से बना हुआ बड़ा ही अनोखा स्थापत्य है जो कि वर्तमान में धीरे धीरे करके नष्ट हो रहा है। जितने भी पुराने स्थापत्य हैं या पुरानी इमारतें हैं, उनका एक एक करके विनाश हो रहा है। आपने एंशियंट वाले वीडियो में कोलोजियम को देखा था, तो कोलोजियम और ज़्यादा पुराना है और वर्तमान में उसकी क्या दशा हो गई है आप देख ही रहे हैं। तो इन्हें पर्याप्त संरक्षण की आवश्यकता है, इसलिए संरक्षण जरूरी है। उसके कई कारण हैं, लेकिन जो मुख्य कारण है वो ये है कि हम इससे प्राचीन इतिहास को या अपनी जो प्राचीन विरासत है उसको जानने की कोशिश कर सकते हैं और जान सकते हैं। बहुत कुछ उसके बारे में पता लग सकता है, उस समय की बेहतर जानकारी इससे मिल सकती है। और दूसरी चीज़ ये है कि इन्हें फिर से बनाना संभव नहीं है। ऐसी इमारतें अगर हम चाहें कि वर्तमान समय में बन जाएं तो ये पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। तो इसलिए इनका संरक्षण बहुत जरूरी है। जो चीज़ एक बार खो जाए और दोबारा न मिल पाए, इस प्रकार की चीज़ को जी जान से बचाना चाहिए। तो जितनी भी धरोहरें होती हैं वो इसी प्रकार की होती हैं, चाहे वो किसी भी समय में बनी हो। अगर उनका दोबारा बनना संभव नहीं है तो वो बहुत ज़्यादा मूल्यवान हो जाती हैं। तो कुतुब मीनार ही नहीं, ऐसे अनेकों स्थापत्य। तो ठीक है, यहाँ पर आपने देखा इसमें आंसर कौन सा होगा, बी वाला होगा, दूसरा और तीसरा, अर्थात ये गलत है और ये गलत है, दोनों ही गलत है। बाकी पहला और चौथा एकदम सही है। ये जो अल सुजाता नाम की किताब है, इसे फ़ख्र मुदब्बिर ने पूरा किया था। इनका नाम मतलब बनाने वाले, इसे लिखने वाले ही फ़ख्र मुदब्बिर थे। इन्हें फ़ख्र ए मुदब्बिर या फ़ख्र मुदब्बिर के नाम से जानते थे। ये विद्वान थे, स्कॉलर थे और इनको संरक्षण देने वाला ऐबक था। इसके अलावा हसन निजामी का नाम आप देखते हैं। तो ये सब विद्वान थे और विद्वानों को जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो आश्रय देता था, अपने पास रखता था। तो ये कुछ जानकारी है। और इसकी जो मृत्यु है वो चौगान खेलते समय, मतलब पोलो खेलते समय हो जाती है। और कब होती है, 1210 में होती है। और उसके बाद इसका जो उत्तराधिकारी है, सक्सेसर, वो इसका अनुभवहीन बेटा रहता है, नालायक रहता है। अनुभवहीन से ज़्यादा उसके अंदर योग्यता ही नहीं रहती है, अयोग्य रहता है। और उसका नाम भी उसके एकदम गुण के अनुकूल रहता है, उसकी क्वालिटी जैसा ही उसका नाम भी रहता है, आराम शाह। वो जिंदगी भर आराम किया रहता है और अभी भी आराम कर रहा होता है, किसी काम का नहीं रहता। और यही वजह है कि उसे जल्दी ही हटा दिया जाता है और उसकी जगह पे इल्तुतमिश आकर कब्जा कर लेता है। तो ये कुछ जानकारियाँ थी, इसे हम देख रहे थे और इसका जो आंसर है वो होगा बी। आगे चलते हैं, एक्सप्लेनेशन आप देख ही चुके हैं। 75 नंबर का क्वेश्चन देखिए। इसमें कहा गया कि व्हाट टाइटल डिड इल्तुतमिश होल्ड। इसमें से कौन सी उपाधि इल्तुतमिश ने धारण की थी। अब यहाँ से इल्तुतमिश की कहानी स्टार्ट होती है, क्योंकि आराम शाह के बारे में चर्चा करना बेकार है। वो बीच में एक था, मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश के बीच में अगर आप सैंडविच के तौर पे देखना चाहें तो आराम शाह का एक छोटा सा दौर था और उसे जल्दी ही वहाँ से अपदस्थ कर दिया जाता है, यानी हटा दिया जाता है। और उसकी जगह इल्तुतमिश जो है वो कब्जा कर लेता है। और यह था कौन, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था और यह इल्बारी तुर्क था। इसकी जो जाति थी, प्रजाति थी, वो इल्बारी तुर्क की थी। और इल्तुतमिश ही दिल्ली सल्तनत का वास्तविक फाउंडर माना जाता है। जो ओरिजिनल या रियल फाउंडर दिल्ली सल्तनत का है वो इल्तुतमिश है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय यह बदायूं का सूबेदार था। उस समय जो इसकी पोजीशन थी वो भी काफ़ी अच्छी खासी थी। तो यह बदायूं में सूबेदार के तौर पे नियुक्त था और इसने अमीर उल उमरा, इसके अलावा सुल्तान ए आजम, इस प्रकार की उपाधियां धारण की थी। तो यहाँ देखिए जरा, अमीर उल उमरा और सुल्तान ए आजम है या नहीं, दोनों ही मौजूद है। यहाँ दिया हुआ है और यहाँ दिया है। यहाँ आजग नहीं होगा बल्कि आजम होगा, यहाँ पे आजम होगा, AZAM, आजम। यहाँ जी दे दिया है, उसका कोई मतलब नहीं। तो ये दो उपाधियां तो इल्तुतमिश ने धारण की थी, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इन दोनों पर जरा विचार कीजिए। गार्ड ऑफ गॉड्स लैंड, यानी ईश्वर की भूमि का संरक्षक। इसके बाद असिस्टेंट टू सर्वेंट ऑफ गॉड, इस प्रकार से दिया हुआ है। तो ये सब उपाधियां हैं, टाइटल्स हैं जो कि इल्तुतमिश के द्वारा धारण की गई थी। अब इसमें से किस उपाधि को उसने धारण किया था ये आपको पता लगाना है और कौन सा इसमें से करेक्ट है। तो तीसरा और चौथा तो सही है। ये दोनों उपाधियां यानी अमीर उल उमरा और इसके अलावा सुल्तान ए आजम, ये दोनों ये धारण करता है जब पद पे आसीन होता है तब। तो देख लीजिए और इसका जो विकल्प है उसको भी देख लीजिए। ये आपके ऑप्शन है और इसका आंसर होगा ऑल, यानी जितना है सब ठीक है। कहने का मतलब यह है कि जो चारों टाइटल दी हुई है वो चारों ही इल्तुतमिश धारण करता है। ये चारों ही जो उपाधियां थी ये इल्तुतमिश के द्वारा धारण की जाती हैं। और दिल्ली के जो तुर्क सरदार रहते हैं और वहाँ के जो नागरिक रहते हैं वो आराम शाह के खिलाफ, पहले आराम शाह गद्दी पर बैठता है तो आराम शाह के खिलाफ इल्तुतमिश को इनवाइट करते हैं कि आप दिल्ली में आइए और शासन करिए।
और आराम शाह के साथ इसका संघर्ष होता है। उसके बाद उसे कैद कर लिया जाता है और बंदी बनाकर हत्या कर दी जाती है। इस प्रकार से उसका अंत हो जाता है। मतलब जो कुतुबी वंश था उसका समापन हो जाता है और कुतुबुद्दीन ऐबक की जगह पे उसका दामाद आकर आसीन हो जाता है और यहाँ से शमशी वंश का आरंभ होता है। इल्तुतमिश के द्वारा शुरू की गई जो डायनेस्टी थी वो शमशी डायनेस्टी थी। इस पर भी क्वेश्चन आता है। और यहाँ से मतलब इल्तुतमिश से अगर देखा जाए तो यहाँ से सुल्तान का पद एक परमानेंट हो जाता है। यहाँ से सुल्तान की उपाधि धारण करने वाले जो शासक हैं वो लगातार हमें दिखाई देते हैं। इससे पहले ऐबक ने या आराम शाह ने इस प्रकार का प्रयास नहीं किया था। तो यहाँ से सुल्तान का पद वंशानुगत हो जाता है, यानी सक्सेसर को एक के बाद एक मिलने लगता है। जैसे राजा ने सुल्तान का पद धारण किया, जो सम्राट बना, उसके बाद जो उसका पुत्र है अगर वो राजा बनता है, वो बनेगा ही, तो उसको भी जो उपाधि मिलती थी वो सुल्तान की होती थी। इस प्रकार का है। तो इसमें जो डी वाला आंसर है वो हमारा करेक्ट है, यानी ऑल सभी सही है। गॉड ऑफ गॉड्स लैंड ये भी सही है और असिस्टेंट टू सर्वेंट ऑफ गॉड ये भी सही है और बाकी 3 और 4 तो ठीक थे ही। इन्हें हमने देखा और ये जो टाइटल है इनका संबंध इल्तुतमिश से है। आगे चलते हैं। 76 नंबर के क्वेश्चन को देखिए। विथ रेफरेंस टू इल्तुतमिश। अब एक बार फिर से इल्तुतमिश का नाम आ गया तो इसी के बारे में स्टेटमेंट है। 4 स्टेटमेंट टोटल है, इन पर विचार करना है और बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट है। जो कथन है उनको देख लीजिए। इल्तुतमिश मीन्स, इल्तुतमिश का जो नाम का अर्थ है वो दिया हुआ है। तो इल्तुतमिश मीन्स द प्रोटेक्टर ऑफ लैंड ऑफ गॉड। ईश्वर की भूमि का प्रोटेक्टर अर्थात संरक्षक, ये इल्तुतमिश शब्द का अर्थ होता है, ऐसा दिया हुआ है। इसके बाद जो सेकंड वाला है उसमें कहा गया है कि हिज फादर एलम खान, इनके जो पिता थे उनका नाम एलम खान था, ऐसा दिया है। और वह इलबारी ट्राइब के चीफ थे। इलबारी जाति के या जनजाति के प्रमुख थे, मुखिया थे, या ये कह सकते हैं कि सरदार थे। इसके बाद जो थर्ड वाला है उसमें दिया हुआ है कि हिज ब्रदर्स हैड सोल्ड इट टू अ बिजनेसमैन। मतलब यहाँ पे इसके भाइयों ने इसे एक व्यापारी को बेच दिया। और ही वॉज लिबरेटेड फ्रॉम स्लेवरी बाई मोहम्मद गोरी। इसे मोहम्मद गोरी के द्वारा स्लेवरी से मुक्त कराया गया, मतलब गुलामी से या दासता से आज़ादी दी गई, ऐसा दिया है। अब आपको ये बताना है कि इल्तुतमिश के बारे में इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ठीक है, करेक्ट है, देख कर बताइए। ये 4 स्टेटमेंट हैं और आप जानते हैं कि ये किससे संबंधित था। इसका संबंध किससे था? कुतुबुद्दीन ऐबक से था, ये उसका दामाद था। लेकिन उससे पीछे वाला इसका बैकग्राउंड क्या था ये जानना आवश्यक है। और उससे पीछे का जो इसका बैकग्राउंड था उसी पर आधारित ये क्वेश्चन है। इसमें इसके नाम का अर्थ दिया हुआ है, इसके पिता के बारे में दिया हुआ है। तो आप ये तो जानते ही हैं कि ये इलबारी तुर्क था, मतलब इलबारी जनजाति से संबंधित था। तो विकल्प आपके सामने है, विकल्प देख लीजिए। ऑल का भी ऑप्शन है, जितना दिया है सब ठीक हो सकता है, या इसमें से कुछ ही ठीक हो सकता है, देख कर बताइए। और इसका जो सही आंसर है वो होगा बी वाला। बी का मतलब ये है कि दूसरा और तीसरा वो क्या है, करेक्ट है। दूसरा सही है और तीसरा सही है, ये सही है और ये सही है। लेकिन पहला गलत है और चौथा गलत है, मतलब उसके नाम का जो अर्थ दिया है वो सही नहीं है। और चौथा वाला जो कहा गया है कि मोहम्मद गोरी इसको दास्ता से आज़ाद करवाता है, तो मोहम्मद गोरी तो उस समय था ही नहीं, उसकी तो मृत्यु हो गई थी। तो इसका मतलब क्या है, इसको दास्ता से आज़ाद कराने वाला कोई दूसरा व्यक्ति है। तो देखिए इसका जो आंसर है वो होगा बी। और एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। इल्तुतमिश का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ एम्पायर, यानी साम्राज्य का खुदा या साम्राज्य का मालिक। यहाँ मालिक कहना ज़्यादा बेहतर होगा क्योंकि खुदा शब्द जो है वो काफ़ी ऊंचा हो जाएगा। तो कहीं कहीं लॉर्ड वर्ड जो है वो ईश्वर के लिए भी यूज़ होता है। तो यहाँ जो एम्पायर का लॉर्ड है उसके तौर पे इसे जाना जाता है। इल्तुतमिश शब्द का मतलब होता है साम्राज्य का मालिक, ये इसके नाम का मतलब है। और वहाँ क्या दिया है, वहाँ दिया हुआ है इल्तुतमिश के नाम का अर्थ कि द प्रोटेक्टर ऑफ द गॉड्स लैंड या गॉड ऑफ लैंड, माफ कीजिएगा, लैंड ऑफ गॉड। पूरा जो नाम इसका नाम का अर्थ दिया हुआ है वो है द प्रोटेक्टर ऑफ द लैंड ऑफ गॉड, इस प्रकार से दिया हुआ है। तो ये अर्थ नहीं होगा, इसका जो अर्थ है वो ये होगा कि लॉर्ड ऑफ द एम्पायर, यानी साम्राज्य का मालिक। इसके बाद जो दूसरा वाला पैराग्राफ है उसको देखिए। इसमें ये कहा गया है कि 1205 से लेकर 1206 ईस्वी का जो समय था, मोहम्मद गोरी कॉल्ड फॉर हेल्प फ्रॉम ऐबक। मोहम्मद गोरी कॉल्ड फॉर हेल्प फ्रॉम ऐबक फ्रॉम दिल्ली टू सप्रेस द खोखर्स। खोखरों के विद्रोह का दमन करने के लिए इनवाइट किया जाता है इसे। इल्तुतमिश वाज आल्सो विथ द आर्मी, मतलब यहाँ पे किसको इनवाइट किया जाता है,
गोरी के द्वारा यानी मोहम्मद गोरी के द्वारा ऐबक को बुलाया जाता है और ऐबक के साथ ही इल्तुतमिश वहां जाता है, मतलब उसकी सेना में ये शामिल रहता है। प्लीज्ड विद द करेज एंड स्किल ऑफ इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक फ्रीड हिम फ्रॉम स्लेवरी एट द बिहेस्ट ऑफ मोहम्मद गोरी। यहाँ पर देखिए मोहम्मद गोरी का जो टाइम पीरियड है उसी समय इसे फ्री किया जाता है। यहाँ थोड़ा सा बोलने में मिस्टेक हुई थी। मोहम्मद गोरी के टाइम पीरियड यानी उसी के दौर में, उसी के साम्राज्य के अधीन ही इसे आज़ाद किया जाता है गुलामी से। लेकिन आज़ाद कराने वाला गोरी नहीं रहता है, आज़ाद कराने वाला जो शासक है वो गोरी नहीं रहता है बल्कि कुतुबुद्दीन ऐबक रहता है। कुतुबुद्दीन ऐबक गोरी की सहमति से और इसकी वीरता से खुश होकर, चूंकि ये खोखरों का दमन करने के लिए वहाँ जाते हैं और कुतुबुद्दीन ऐबक की आर्मी में गोरी को सपोर्ट करने के लिए इल्तुतमिश भी रहता है, उसकी बहादुरी से खुश होकर गोरी की आज्ञा से ऐबक इसको गुलामी से आज़ाद करता है। अब यहाँ गोरी की आज्ञा से क्यों? क्योंकि ऐबक खुद एक गुलाम था गोरी का, ये आप जानते ही हैं। तो एक तरह से वह इसके अंदर दबा हुआ था और उसकी परमिशन के बिना कोई काम नहीं कर सकता था, तो इसलिए यहाँ इल्तुतमिश को उसकी परमिशन से आज़ाद किया जाता है, लेकिन आज़ाद करने वाला ऐबक रहता है। ये हम देखते हैं। तो इसमें जितने हैं उसमें से सिर्फ दूसरा और तीसरा जो है वो करेक्ट है, इसे आपने देखा। और देख लीजिए, मोहम्मद गोरी प्रोहिबिटेड द परचेज एंड सेल ऑफ इल्तुतमिश एट गजनी, सो कुतुबुद्दीन बॉट इल्तुतमिश एंड तमगाज रूमी। यहाँ पर दो लोगों को एक साथ कुतुबुद्दीन ने खरीदा था और उसके लिए 1,00,000 जीतल मूल्य के तौर पर चुकाए थे। मतलब यहाँ पर जो उसका पेमेंट किया था वो कितना था? 1,00,000 जीतल थे। जीतल उस समय की मुद्रा यानी उस समय के क्वाइंस होते थे। तो इनकी धातु क्या होती थी इस पर चर्चा होगी। इसका जो मेटल होता था, अभी सिक्कों पर, क्वाइंस पर काफ़ी कुछ जानना बाकी है। तो इल्तुतमिश और तमगाज रूमी को यहाँ से आज़ादी मिलती है। आज़ादी क्या मिलती है? उसको ऐबक के द्वारा खरीद लिया जाता है। और कीमत कितनी चुकाई जाती है? कीमत चुकाई जाती है 1,00,000 जीतल, ऐसा दिया हुआ है और यही सही है। तो कुल मिलाकर मोहम्मद गोरी का वो टाइम तो था, लेकिन उसमें आज़ाद कराने वाला या उसे आज़ादी देने वाला गोरी नहीं था बल्कि ऐबक था। तो 76 का हमारा बी वाला सही है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 को देखिए। कॉन्सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उस पर आपको विचार करना है। तो इल्तुतमिश असेंडेड द थ्रोन आफ्टर कुतुबुद्दीन डेथ। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद इल्तुतमिश सिंहासन पर बैठता है, सिंहासन पर आसीन होता है, ऐसा दिया है। इसके बाद इल्तुतमिश वाज इनवाइटेड बाय द हेड ऑफ चीफटेन्स अली, या अली इस्माइल इनका पूरा नाम था। तो अली इस्माइल टू द पोस्ट ऑफ सुल्तान। अली इस्माइल जो कि एक सरदार थे, सरदारों के भी जो मुखिया होते हैं उसके तौर पे, ये चीफ के तौर पे जाने जाते थे। तो इनके द्वारा इल्तुतमिश को इनवाइट किया गया कि वह सुल्तान के पद को संभाले। इसके बाद जो थर्ड वाला है उसमें कहा गया है कि इल्तुतमिश डिस्प्ले खलीफाज मैसेंजर फॉर हिमसेल्फ ऑन हिज क्वाइंस। इल्तुतमिश ने अपने सिक्कों पर, जो इसने सिक्के जारी करवाए, उस पर खलीफाज मैसेंजर ऐसा जो शब्द है वो अंकित करवाया। मतलब क्या? खलीफा का दूत, खलीफा का संदेशवाहक या खलीफा का दूत, इस तौर पे इल्तुतमिश ने खुद को प्रस्तुत किया। और कहाँ प्रस्तुत किया? क्वाइंस पर। अब आपको ये बताना है कि ये जो 3 स्टेटमेंट है इसमें से कौन सा नॉट करेक्ट है, देख कर बताइए। ये विकल्प है और क्वेश्चन भी आपके सामने है। जितने हैं सब गलत हो सकते हैं या इसमें से कुछ ही गलत हो सकते हैं, लेकिन आपको खोजना है नॉट करेक्ट। जो गलत हो उसी की तलाश करिएगा। देख लीजिए। और इसका जो सही आंसर है वो होगा ए वाला। इसका मतलब ये है कि पहला वाला ये गलत है। पहले वाले में क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि इल्तुतमिश असेंडेड द थ्रोन आफ्टर कुतुबुद्दीन डेथ। कुतुबुद्दीन ऐबक की जब मृत्यु 1210 में होती है तो उसके बाद उसका उत्तराधिकारी उसका बेटा चुना जाता है जिसका नाम आराम शाह था। यहाँ पर आराम शाह का जिक्र आ गया तो वो बीच में शासक बनता है, हालांकि बाद में उसको हटाकर उसे मरवाकर इल्तुतमिश उसकी जगह राज करता है। तो ये सही बात है और जनता का इसको प्रबल सपोर्ट था। यहाँ पे नागरिक जो है उसको आमंत्रित करते हैं, लेकिन नागरिकों से ज़्यादा इन्विटेशन किसका रहता है? जो तुर्की सरदार रहते हैं उनका रहता है। और सरदारों का जो हेड रहता है उसका नाम है अली इस्माइल। तो अली इस्माइल के द्वारा विशेष रूप से इसे आमंत्रण दिया गया था और ये आता है दिल्ली में। उसके बाद संघर्ष होता है आराम शाह और इसके बीच में, युद्ध लड़ा जाता है और उसमें आराम शाह बंदी बना लिया जाता है और मार डाला जाता है। यहाँ से जो कुतुबी वंश था, कुतुबी डायनेस्टी थी, उसका अंत हो जाता है आराम शाह के साथ ही। और यहाँ से जो शमसी डायनेस्टी है वो स्टार्ट होती है। तो ये कुछ जानकारियाँ थी और इसमें जो पहला वाला है वो गलत है, बाकी जो है दूसरा और तीसरा वो एकदम सही है। तो इसका जो आंसर है वो पहला वाला मतलब ए होगा। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। आफ्टर द डेथ ऑफ कुतुबुद्दीन, आराम शाह सेट ऑन द थ्रोन
मतलब आराम शाह जो है वो थ्रोन पर बैठता है, सिंहासन पर आसीन होता है। हु वॉज एन अनफिट रूलर, जो कि एक अयोग्य शासक था। अनफिट कैसे था? इसका जैसा नाम था वैसा गुण था। ये एक नंबर का आलसी और कामचोर था, और इसके अंदर जो समझ होनी चाहिए शासन करने के लिए वो बिल्कुल नहीं थी। इल्तुतमिश वॉज देयरफॉर इन्वाइटेड बाय द हेड ऑफ चिफ्टन्स अली इस्माइल टू द पोस्ट ऑफ सुल्तान। मतलब अली इस्माइल जो कि सरदारों के हेड रहते हैं, मतलब सरदारों के प्रमुख रहते हैं, और ये सरदार कैसे हैं? ये तुर्की सरदार हैं। तो इनके द्वारा इल्तुतमिश को इन्वाइट किया जाता है। देयर वॉज अ वार बिटवीन आराम शाह एंड इल्तुतमिश एट अ प्लेस कॉल्ड जैद। ये जो जैद नाम का स्थान है दिल्ली के पास, यहाँ पर दोनों के बीच में यानी आराम शाह और इल्तुतमिश के बीच में युद्ध लड़ा जाता है। और इसमें आराम शाह पहले तो बंदी बनाया जाता है, उसके बाद मार दिया जाता है। आराम शाह रूल्ड फॉर ओनली 8 months। इसका जो शासन काल है वो कितना छोटा है, आप इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि इसने सिर्फ 8 महीने तक शासन किया। हालांकि जब आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि इससे भी छोटा छोटा शासन करने वाले रूलर्स आए हैं, लेकिन यहाँ पर जो सल्तनत काल था उसमें इतना छोटा शासन काल बहुत कम ही देखने के लिए मिलता है। तो केवल 8 महीने तक ये राजा बना रह पाता है और उसके बाद इसकी हत्या हो जाती है। ही फर्स्ट इंट्रोड्यूस क्वाइंस बियरिंग द नेम ऑफ अब्बासी खलीफा अल मुंतसिर। यहाँ पे जो इल्तुतमिश के द्वारा जारी किए गए सिक्के थे उस पर जिस खलीफा के नाम का जिक्र था वो थे अब्बासी खलीफा अल मुंतसिर। ये जो अल मुंतसिर नाम के खलीफा थे, इनका जिक्र उनके सिक्कों पर, मतलब इल्तुतमिश के सिक्कों पर प्राप्त होता है। इसे हम देखते हैं। और इल्तुतमिश के बारे में कुछ और जान लीजिए। इसके जो क्वाइंस थे, मतलब इसने जो सिक्के जारी करवाए उसके बारे में कुछ जानकारी। तो यह पहला तुर्क शासक था, पहला तुर्क रूलर था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए। इससे पहले किसी ने भी ऐसा काम नहीं किया था। तो अरबी सिक्के चलवाने वाला ये पहला तुर्की शासक था, जिसमें कि चांदी का टंका आप सुनते हैं, जो सिल्वर मेटल का बना हुआ टंका होता है वो है। इसके अलावा तांबे का जीतल, आपने देखा कि पीछे जीतल का क्रय विक्रय होता है। तो चांदी का टंका और तांबे का जीतल ये सब मुख्य रूप से है। खास बात यह है कि ये पहला तुर्क शासक था जिसने कि शुद्ध अरबी सिक्कों को चलवाया, ये बड़ी बात है। और स्थापत्य की अगर बात की जाए तो इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा करवाया था, और भारत में पहला मकबरा निर्मित करने का जो श्रेय है वो भी इल्तुतमिश को ही दिया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। इसी तरह के बारीक प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि एकदम बेसिक जानकारी पर आधारित होते हैं। तो इसमें आप जान लीजिए कि मकबरा निर्मित करने वाला जो पहला शासक था वो इल्तुतमिश ही था। भारत में इस प्रकार का निर्माण इससे पहले नहीं हुआ था। और 1231 में सुल्तानगढ़ी में उसके पुत्र नासिरुद्दीन महमूद का मकबरा ये इसने बनवाया था। इसके बाद जोधपुर में अतरकिन का दरवाजा, फिर बदायूं में हौज शमशी और शमशी ईदगाह का निर्माण इसके द्वारा किया जाता है। और 1223 ईस्वी में इसने बदायूं में एक जामा मस्जिद भी बनवाई थी। ये सब कुछ बातें हैं। और इल्तुतमिश ने सिक्कों पर अपना उल्लेख खलीफा के प्रतिनिधि के रूप में किया था। और सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा, एक एक शब्द महत्वपूर्ण है। सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने की जो परंपरा थी वह भी इसी के द्वारा शुरू की गई, इसी ने उसे स्टार्ट किया। और ग्वालियर विजय के उपरांत अपनी पुत्री रजिया का नाम इसने अपने सिक्कों पर अंकित करवाया। रजिया कौन थी? ये इल्तुतमिश की बेटी थी। तो ग्वालियर पर जब ये जीत हासिल करता है तो उसके बाद उसी की खुशी में ये सिक्के जारी करवाता है। ऐसे पहले सुल्तान करवाते थे, कोई जीत उन्हें मिलती थी, कोई विजय होती थी तो उसकी खुशी में ये सिक्के वगैरह जारी करवाते थे। ये खुशी मनाने का तरीका होता था, अपने वैभव को जाहिर करने का तरीका होता था। तो इसने अपनी बेटी रजिया के नाम पे सिक्के अंकित करवाए, मतलब उसका नाम सिक्कों पर अंकित करवाया। और यह जो सिक्के जारी किए गए थे यह इसकी ग्वालियर विजय के बाद जारी किए गए थे। ये कुछ जानकारी है। और तुर्कान चहलगामी, इसके बारे में हम आगे देखेंगे। यह क्या था? तो यह इल्तुतमिश के गुलाम सरदारों का संगठन था। तो आगे चलते हैं। इसमें हमने देखा जो खलीफा का नाम अंकित था, तो खलीफा का नाम क्या था? अब्बासी खलीफा ये थे, अल मुंतसिर इनका नाम था। और इन्हीं का नाम क्यों? यह खास बात है ना, खलीफा तो कई हो सकते हैं लेकिन ये बगदाद वाले खलीफा ही क्यों? तो वो इसलिए क्योंकि इन्हीं से इसे सुल्तान के पद की मान्यता प्राप्त हुई थी। जो सर्टिफिकेट है वो देने वाले यही खलीफा थे। तो उनके एहसानमंद के तौर पे इसने सिक्कों पर इनका नाम अंकित करवाया। अब क्वेश्चन नंबर 78 को देख लीजिए। इसमें क्या कहा गया है? तो विथ रेफरेंस टू इल्तुतमिश कॉन्सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इल्तुतमिश को रेफरेंस में रखकर यहाँ जो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं उन्हें कॉन्सिडर करिए। ही डिफीटेड यल्दौज इन द बैटल ऑफ तराइन इन 1215 to 1216 AD, यानी 1215 से लेकर 1216 का जो दौर था
उसमें इसने यल्दौज को पराजित किया, डिफीट किया। और कहाँ पे, मतलब ये लड़ाई का नाम क्या था, तो तराइन का ये युद्ध था, ऐसा कहा गया है। तराइन के बैटल में इसने यल्दौज को हराया। इसके बाद जो दूसरा वाला है उसमें कहा गया है कि ही कॉन्क्वेयर्ड सिंध, अपॉइंटेड निजामुद्दीन जुनैदी हियर, माफ कीजिएगा देयर। यहाँ पे ये कहा गया है कि ही कॉन्क्वेयर्ड सिंध, इसने सिंध को कॉन्क्वेयर्ड किया और वहाँ पे निजामुद्दीन जुनैदी को अपॉइंट किया, मतलब नियुक्त किया वहाँ की देखभाल के लिए। इसके बाद कहा गया है कि ही कॉन्क्वेयर्ड रणथंभौर इन 1228 AD, इसने रणथंभौर पर अधिकार कर लिया 1228 ईस्वी में। इसके बाद जो चौथा वाला है उसमें कहा गया है कि इल्तुतमिश रिसीव द टाइटल ऑफ सुल्तान फ्रॉम गजनी रूलर, गजनी के शासक के द्वारा इल्तुतमिश ने सुल्तान की उपाधि को प्राप्त किया था, सुल्तान के टाइटल को पाया था, हासिल किया था, ऐसा दिया हुआ है। अब आपको ये बताना है कि इसमें से नॉट करेक्ट कौन सा है। तो देखिए चौथा तो वैसे भी नॉट करेक्ट हो जाएगा, बाकी जो है उनको देख लीजिए। इसमें ऑल वाला ऑप्शन भी है, तो ऑल वाले विकल्प को भी आप चुन सकते हैं, या इसमें से कोई एक या एक से ज्यादा भी हो सकता है गलत। जो गलत हो उसको चुनिएगा, नॉट करेक्ट हमें खोजना है। ये 4 विकल्प है और ये आपके स्टेटमेंट्स हैं, और इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा सी वाला। सी का मतलब ये है कि तीसरा और चौथा ये दोनों ही नॉट करेक्ट है, तीसरा भी गलत है और चौथा भी गलत है। चौथा तो साफ साफ गलत दिखाई दे रहा है, इससे पहले ही जिक्र हुआ है कि वो गजनी का रूलर नहीं था, बल्कि सुल्तान की मान्यता देने वाले, इल्तुतमिश को सुल्तान के तौर पे घोषित करने वाले और सर्टिफिकेट देने वाले बगदाद के खलीफा थे। और इनका नाम हमने देखा है, इनका नाम क्या था बताइए। ये जो खलीफा इल्तुतमिश को सुल्तान की उपाधि से नवाजते हैं, इनका नाम क्या था, तो इनका नाम था अल मुंतसिर बिल्लाह। पूरा नाम जो था वो अल मुंतसिर बिल्लाह था। और ये चूंकि खलीफा थे तो खलीफा अपने नाम के आगे जोड़ते ही थे, तो इन्हें कहते थे खलीफा अल मुंतसिर बिल्लाह, पूरा नाम। और ये सुल्तान के पद की स्वीकृति इल्तुतमिश को देते हैं, और खलीफा का दूत बगदाद से विशिष्ट अधिकार पत्र लेकर आता है और साथ में एक खिलहत लेकर आता है। ये जो खिलहत है ये क्या है, ये एक सम्मान सूचक कपड़ा होता था, इसे आप राजवस्त्र कह सकते हैं, मतलब राजसी कपड़ा, जो कि धारण करने के बाद कोई भी व्यक्ति सुल्तान के रूप में मान्यता प्राप्त करता था। तो ये सब जो प्रतीक चिन्ह है ये सब ये अपने साथ लेकर आता है, ये मैसेंजर रहता है खलीफा का, जो कि बगदाद से इल्तुतमिश के पास पहुंचता है। तो ये कुछ चीजें हैं। तो इसमें गलत कौन कौन सा है, जो नॉट करेक्ट है वो तीसरा और चौथा है, और इसीलिए हमने सी वाले को चुना है। इसका सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। कैसे, तो आइए व्याख्या देख लेते हैं एक बार। इन 1226 AD इट कॉन्क्वेयर्ड रणथंभौर, यहाँ जो तारीख दी है वो दी है 1226, जिसमें कि इसने रणथंभौर पर अधिकार किया। एंड इन 1227 AD इन्वेडेड मंदसौर, इसने मंदसौर पर हमला किया था 1227 में। द कैपिटल ऑफ परमार्स, जो परमार वंशीय शासक थे, परमार डायनेस्टी जो वहाँ शासन कर रही थी, तो ये मंदसौर उसकी राजधानी थी, उसकी कैपिटल थी, और इस पर इसने अधिकार कर लिया, इस पर पूरा कैप्चर कर लिया, ये दिया हुआ है। तो यहाँ जो तारीख है वो क्या है, 1226 है। इस तारीख पर इसने रणथंभौर पर कॉन्क्वेयर किया था। इसके बाद इल्तुतमिश के बारे में और भी जानकारियां हैं। तो इल्तुतमिश रिसीव द टाइटल ऑफ सुल्तान नॉट फ्रॉम एनी गोर रूलर, किसी भी गोर शासक या गोर रूलर के द्वारा इसने सुल्तान की पदवी को धारण नहीं किया था, बट फ्रॉम द खलीफा, और इनका नाम क्या था, खलीफा उल मुंतसिर बिल्लाह, जो कि बगदाद के खलीफा थे। इनके द्वारा 1229 ईस्वी में ये ऐसी सुल्तान की उपाधि को धारण करता है। शॉर्टली आफ्टर बीइंग रिकॉग्नाइज्ड हिज इल्डेस्ट सन नासिरुद्दीन डाइड इन मार्च अप्रैल 1229 ओनली, और इसके कुछ ही समय बाद इसका जो बड़ा बेटा होता है, इल्डेस्ट सन होता है, मतलब सबसे बड़ा बेटा जो होता है, जिसका नाम है नासिरुद्दीन, उसकी मृत्यु हो जाती है। और आप देखते हैं कि नासिरुद्दीन का जो मकबरा है वो बनवाता है इल्तुतमिश, जो कि मकबरे के रूप में सबसे पहला होता है भारत में। स्थापत्य में मकबरों का निर्माण वहीं से स्टार्ट होता है। तो नासिरुद्दीन कौन था, ये इल्तुतमिश का सबसे बड़ा बेटा था। आगे चलते हैं, इसका आंसर जो है वो सी होगा, और सी का मतलब ये है कि इसमें नॉट करेक्ट कौन सा है, तीसरा और चौथा। 79 नंबर के क्वेश्चन को देखिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इल्तुतमिश अटैक्ड नागदा, यहां पर नागदा पर इल्तुतमिश का अटैक होता है, ऐसी जानकारी दी हुई है। और नागदा है क्या, तो ये एक स्थान का नाम है जो कि कैपिटल है गहलोतों की। गहलोत डायनेस्टी जो थी, गहलोत जो राजा हुआ करते थे, उनकी ये कैपिटल थी जिसका नाम था नागदा, और इस पर इल्तुतमिश का अटैक होता है। और यहाँ पर इल्तुतमिश एक राजा को पराजित करता है जो कि यहाँ का रूलर रहता है, और इनका नाम है किंग क्षेत्र सिंह, मतलब राजा क्षेत्र सिंह को ये पराजित करता है।
इसके बाद जो सेकंड वाला है उसमें कहा गया है कि इल्तुतमिश वाज डिफीटेड बाई चालुक्य ऑफ गुजरात। यहाँ पर ऐसी जानकारी दी हुई है और जो रूलर का नाम दिया हुआ है वो क्या है, चालुक्य डायनेस्टी के रूलर हैं जिनका रूल गुजरात में था। अब इसके बाद जो थर्ड वाला है उसमें कहा गया है कि द महाकाल टेम्पल ऑफ उज्जैन, जो उज्जैन का महाकाल मंदिर है, महाकाल मंदिर का मतलब क्या है, ये शिव मंदिर है, तो महाकाल टेम्पल ऑफ उज्जैन वाज डिमोलिश्ड बाई इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के द्वारा उज्जैन के महाकाल मंदिर को नष्ट करवा दिया गया या ध्वस्त करवा दिया गया। तो देखिए जो सल्तनत कालीन शासक थे या बाद वाले भी जितने भी ये बाहरी आक्रमणकारी थे, इन्होंने यहाँ के स्थापत्यों को तोड़ने का काम किया। ये सच है कि इन्होंने बहुत सारी अच्छी अच्छी इमारतें या मकबरे या बहुत सारी चीज़ें यहाँ बनवाई अपने वैभव को दिखाने के लिए, और वो आज के समय में हमारी विरासतें हैं। लेकिन यह भी सच है कि यहाँ का जो स्थापत्य था, यहाँ का जो मूल ढांचा था, उसको तोड़ने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। बहुत कम ऐसे शासक थे जिन्होंने कि इसको तोड़ने का काम नहीं किया, नहीं तो ऐसे उदाहरणों से ये पूरा इतिहास भरा पड़ा है। मंदिरों को तोड़ा गया या जितने भी स्थापत्य थे उन्हें तोड़ फोड़ कर वहाँ अपना ढांचा खड़ा किया गया। जैसे आपने 2.5 दिन का झोपड़ा देखा, तो उसमें भी क्या है, पहले वहाँ पर कुछ और था, वो क्या था आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और उसको तोड़कर वहाँ 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया गया था। उसी की नींव पर 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण हुआ था। तो आप बताइएगा कि वो इमारत कौन सी थी जो कि वहाँ पहले से ही मौजूद थी, और उसको तोड़वाकर कुतुबुद्दीन ऐबक ने वहाँ 2.5 दिन का झोपड़ा नाम की जो मस्जिद थी अजमेर में वो खड़ी की। आप ये याद रखिएगा कि उस समय जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे उनका शासन था, और उन्हीं के अधिकार क्षेत्र में उस इमारत का निर्माण होता है। अब इसके बाद जो फोर्थ वाला है उसको देख लीजिए। इल्तुतमिश डाइड ऑन 20 अप्रैल 1238 AD, यानी 20 अप्रैल 1238 ईस्वी को इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है। तो ये 4 जानकारियां हैं। पहले वाले में ये कहा गया है कि गहलोतों की जो राजधानी थी नागदा, उस पर इल्तुतमिश का हमला होता है और यहाँ पर वो क्षेत्र सिंह नाम के जो सम्राट रहते हैं उन्हें पराजित कर देता है। इसके बाद जो सेकेंड वाला है उसमें कहा गया है कि जो चालुक्य थे गुजरात के, उसके साथ इल्तुतमिश का संघर्ष होता है और परिणाम दिया हुआ है। इसके बाद जो थर्ड वाला है उसमें देख लीजिए, द महाकाल टेम्पल ऑफ उज्जैन, मतलब जो उज्जैन का महाकाल मंदिर होता है उसे डिमोलिश करने वाला यानी नष्ट करने वाला, तोड़ने फोड़ने वाला इल्तुतमिश रहता है। इसके बाद जो फोर्थ वाला है उसमें उसकी मृत्यु की तारीख दी हुई है। आपको देखना है और बताना है कि कौन सा नॉट करेक्ट है, जो गलत है उसकी तलाश करिएगा। ये प्रश्न है और ये विकल्प है, और इसमें जो आंसर है वो होगा ए वाला। ए का मतलब ये है कि पहला और चौथा ये दोनों क्या है, नॉट करेक्ट है। जो गलत हो उसकी तलाश करनी थी, तो पहला और चौथा। पहले वाले में कहा गया है कि इल्तुतमिश नागदा पर अटैक करता है जो कि गहलोतों की राजधानी रहती है, और यहाँ पर राजा क्षेत्र सिंह को ये पराजित करता है। ये जानकारी गलत है। इसके बाद जो चौथा वाला है उसमें कहा गया है कि इसकी मृत्यु 20 अप्रैल 1238 में होती है। तो आइए देखते हैं एक्सप्लेनेशन क्या कहती है। इसका जो आंसर है वो ए है। इल्तुतमिश अटैक्ड नागदा, इल्तुतमिश ने नागदा पर आक्रमण किया था जो कि गहलोतों की राजधानी थी, लेकिन यहां पर ही वॉज डिफीटेड बाई द किंग क्षेत्र सिंह, यहां पे वो डिफीट हुआ था क्षेत्र सिंह के द्वारा। द महाकाल टेम्पल ऑफ उज्जैन वॉज डिमोलिश बाई इल्तुतमिश एंड फ्रॉम देयर द आइडल ऑफ फेमस लिंग एंड विक्रमादित्य एंड अदर किंग्स वॉज ब्रॉट टू दिल्ली। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, जो महाकाल मंदिर में आइडल्स थे यानी मूर्तियां थी, उनको ये अपने साथ दिल्ली ले जाता है और मंदिर को तोड़ फोड़ कर नष्ट कर देता है। इसके बाद इल्तुतमिश की मृत्यु होती है 30 अप्रैल 1236 में। तारीख यहाँ 30 अप्रैल 1236 दी हुई है, और यहाँ जो तारीख है वो क्या है, 20 अप्रैल 1238 दी हुई है। तो तारीख गलत है, इसलिए इसमें जो ए वाला है, मतलब ए वाला जो विकल्प है जिसमें कहा गया है कि पहला और चौथा स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है, उसको हम यहाँ टिक लगाएंगे, सही मानेंगे। ये जानकारी है। वैसे इल्तुतमिश का जो राजपूतों की स्वतंत्रता पर हमला था उसको जान लीजिए। इसने मतलब इसमें जब साम्राज्य विस्तार की नीतियां आगे बढ़ती हैं, ये अपने राज्य को फैलाने का प्रयास करता है, तो इसने राजपूत राज्यों की स्वतंत्रता का दमन करना शुरू किया। 1226 में रणथंभौर, इसके बाद 1227 में जो परमारों की राजधानी थी यानी कैपिटल थी, परमारों की जो कैपिटल थी उसका नाम क्या था, मंदसौर था उसे। इसके बाद 1220 से लेकर 1229 में जालौर, और इसके बाद बयाना, थंगीर, अजमेर, नागौर, इन सब पे अधिकार कर लेता है। फिर 1231 में ग्वालियर, इसके बाद 1233-34 वाला जो दौर था, इसमें शासक मंगल देव जो थे उनके अधीन था कालिंजर दुर्ग जो था, उस पर यह अधिकार कर लेता है। इसके बाद 1234 से लेकर 1235 में मालवा का एक अभियान ये चलाता है।
तो इस प्रकार से ये अलग अलग अभियान चलाकर राजपूतों की स्वतंत्रता को छीनने का प्रयास करता है, क्योंकि राजपूत एक प्रबल विरोधी होते हैं इनके। और इसके बाद इल्तुतमिश के ही समय में अवध में पिर्थू का विद्रोह हुआ था। पिर्थू का यहाँ पे विद्रोह दिखाई देता है, वो बगावत करते हैं। और इल्तुतमिश का अंतिम जो अभियान था, इसका अंतिम अगर विजय अभियान हम देखें तो वो खोखरों के खिलाफ था। इस समय खोखर काफ़ी एक्टिव थे, सक्रिय थे। ये पंजाब की जनजाति थी, पंजाब की ट्राइब थी, तो इनका यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आतंक था और इन्हीं के खिलाफ ये अंतिम अभियान चलाता है। और आपने देखा कि गोरी भी इन्हीं के खिलाफ मदद मांगने के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक को इनवाइट करता है सेना के साथ, और सेना में इल्तुतमिश भी रहता है। ये आप जानकारी पीछे देख चुके हैं। तो ये कुछ बातें थी, और इसका जो आंसर है वो होगा ए वाला। यहाँ हम इसकी जो व्याख्या है उसको देख रहे हैं। तो मृत्यु की तारीख इसकी 30 अप्रैल 1236 है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 को देखिए, यह भी इल्तुतमिश से ही जुड़ा हुआ है। यहाँ एक के बाद एक प्रश्न इसी पर आधारित आ रहे हैं। तो पहला वाला स्टेटमेंट देखिए, इसमें कहा गया है कि तुर्कान ए चहलगानी, यह जो नाम है इसे बनाने वाला, यह क्या चीज़ है अभी हम देखेंगे। इसके बारे में थोड़ा पीछे चर्चा हो चुकी है। तो इसे बनाने वाला इल्तुतमिश था। वाज फार्म बाई हिम, यानी उसके द्वारा इसे फॉर्म किया गया था। डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ इक्ता सिस्टम इज फाउंड इन सियासतना में जो इक्ता प्रणाली थी उसका विस्तृत विवरण प्राप्त होता है, यानी उसकी डिटेल इंफॉर्मेशन हमें वहां से मिलती है या उसकी एक्सप्लेनेशन हमें प्राप्त होती है। इसके बाद जो थर्ड वाला है उसमें कहा गया है कि द ऑफिसर्स ऑफ इक्ता वर कॉल्ड इक्तेदार। जो इक्ता प्रणाली में शामिल होने वाले अधिकारी होते थे, ऑफिसर्स होते थे, उन्हें इक्तेदार कहा जाता था। इसके बाद जो फोर्थ वाला है उसमें कहा गया है कि ड्यूरिंग दिस पीरियड द सीकर ऑफ जस्टिस हैड टू वियर रेड क्लोथ। मतलब न्याय करने के लिए जब सुल्तान दरबार में आता था तो वह न्याय के प्रतीक के तौर पे लाल रंग का वस्त्र धारण करता था। आगे आप देखेंगे कि रजिया सुल्ताना के समय में जो लाल रंग का वस्त्र है वह पहनकर ये दिल्ली की जनता से न्याय मांगती है। क्यों? क्योंकि सिंहासन पर अवैध लोगों का कब्जा रहता है, तो दिल्ली की जनता वहां न्याय करती है और उसी के समर्थन से रजिया गद्दी पर बैठती है। तो यहाँ न्याय के प्रतीक के तौर पे लाल कपड़े को माना जाता था। और इस लाल कपड़े का नाम क्या होता था? इसे लाल वस्त्र ही कहा जाता था वैसे तो, और न्याय का प्रतीक इसे माना जाता था। यहाँ कोई विशेष नाम तो नहीं दिया है, लेकिन हाँ इसका कुछ विशेष नाम होता होगा, ये मुझे भी नहीं मालूम है। यहाँ जानकारी मुझे नहीं है कि इस लाल कपड़े का एग्जैक्ट नाम क्या होता था। अगर आपको पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये जो न्याय का प्रतीक यहाँ रेड कलर का क्लॉथ होता था जिसे कि पहन के सुल्तान न्याय करता था इस जमाने में, रजिया ने इसे पहनकर न्याय मांगा था, दिल्ली की जनता से न्याय मांगा था और वहां उसे न्याय मिला था। तो इस कपड़े का नाम एग्जैक्टली है क्या? चलिए, तो ये 4 जानकारियां दी हुई हैं। आपको ये बताना है कि इल्तुतमिश के बारे में ये जो कथन है इसमें से कौन सा सही है, कौन सा करेक्ट है, उसकी तलाश आपको करनी है। पहला तुर्कान ए चहलगानी के बारे में है, और इसके बाद दूसरा वाला जो स्टेटमेंट है वो इक्ता प्रणाली के बारे में है। तीसरा वाला भी इक्ता प्रणाली से ही जुड़ा हुआ है, इक्तेदार के बारे में कहा गया है। और चौथे वाले में जो रेड क्लॉथ है उसकी चर्चा की गई है, जो कि जस्टिस का सिंबल था, न्याय का प्रतीक था। कथन आपके सामने है और जो ऑप्शंस हैं वो आपके सामने है। इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, यानी जितने हैं सब ठीक हैं, सभी करेक्ट हैं। देख लीजिए, तुर्कान ए चहलगानी ये क्या था? तो यह इल्तुतमिश के गुलाम सरदारों का एक संगठन था। इसके गुलामों का एक पूरा ग्रुप था जिसे कि तुर्कान ए चहलगानी के नाम से जाना जाता था। इल्तुतमिश ने आरंभिक नौकरशाही को संगठित किया, जितने भी उसके गुलाम थे उन्हें कलेक्ट किया, इकट्ठा किया। और तुर्कान ए चहलगानी में कुछ चुने हुए, मतलब जो एक तरह से सेलेक्टेड लोग होते थे वही इसमें शामिल होते थे, जिन्हें कि इल्तुतमिश योग्य समझता था। और इनकी संख्या स्पष्ट नहीं थी। ऐसा नहीं था कि इसमें जो ग्रुप है उसमें निश्चित संख्या है कि इतनी संख्या में हम गुलामों को रख सकते हैं। इसकी संख्या फिक्स नहीं थी। और ऐसा माना जाता है कि कम से कम 40 लोग रहते थे, मतलब ये माना जाता है। अब ये एग्जैक्ट है या नहीं ये कोई नहीं जानता। स्पष्ट जानकारी इसकी किसी भी बुक से या किसी भी ग्रंथ से नहीं प्राप्त होती है। तो तुर्कान ए चहलगानी में लगभग 40 लोग रहते थे, 40 सरदार होते थे, ऐसा माना जाता है। और ये सरदार नहीं होते थे, ये असल में गुलाम होते थे। बाद में इन्हें सरदार के तौर पर नियुक्त कर दिया जाता था। और तुर्कान ए चहलगानी का गठन आरंभिक सल्तनत काल में सुल्तान और अमीरों के संबंध को रेखांकित करता है। मतलब सुल्तान का अमीरों के साथ, जो उस समय के अमीर होते थे, उनके साथ संबंध कैसा था, रिलेशन कैसा था, उसको ये व्यक्त करता है, उसे रिप्रेजेंट करता है। इल्तुतमिश ने तुर्की गुलामों को महत्वपूर्ण राजनीतिक पद दिए, परंतु तुर्की अमीरों के समानांतर ताजिक अमीरों का भी महत्व बनाए रखा। मतलब तुर्कियों को सिर्फ महत्व नहीं दिया, उन्हें तो प्रायोरिटी दी ही, उसके साथ साथ जो ताजिक लोग थे
ताजिक अमीर थे उन्हें भी यहाँ पर बराबर का महत्व प्राप्त होता है, यानी समानता का व्यवहार वो करता है। किसी एक खास पक्ष को वो ज़्यादा महत्व नहीं देता, सबको बराबर दृष्टि से देखता है। ये एक अच्छी बात है। इससे समाज में या जो शासन होता है, राजा की राज्य व्यवस्था होती है, उसमें विद्रोह के पनपने की गुंजाइश कम होती है। और आरंभ में तुर्कान चहलगामी, माफ़ कीजिएगा, तुर्कान चहलगानी, यहाँ पे मी नहीं होगा बल्कि नी होगा, न शब्द है। तो तुर्कान चहलगानी यहाँ पे एक सशक्त नौकरशाही की भूमिका निभाता है। मतलब यहाँ पे ये क्या है, एक तरह से पूरा ब्यूरोक्रेसी है, और ये ब्यूरोक्रेसी किसके अधीन है? इल्तुतमिश के अधीन है। और यह इसके पूरे स्वामी भक्त होते थे, मतलब इसके प्रति पूरे तरह से वफादार होते थे। और इसी के बल पर ये जो तुर्कान चहलगानी था, इसी ग्रुप के बल पे इल्तुतमिश ने सल्तनत की जो सत्ता है उसे स्थापित किया। और इसकी मृत्यु के बाद, यहाँ तक तो ठीक है कि इल्तुतमिश का शासनकाल रहता है और उसके समय में सरदारों का एक ग्रुप रहता है जिसे कि तुर्कान चहलगानी के नाम से जानते हैं। लेकिन इसके मरने के बाद क्या होता है? ये जो तुर्कान चहलगानी था, मतलब ये समूह था, इसमें अनेकों सरदार थे जो कि पहले के गुलाम थे लेकिन अपनी योग्यता से यहाँ तक पहुँचे थे। तो ऐसे योग्य लोग एम्बिशियस तो होंगे ही, इनके अंदर अपने एम्बिशन होंगे, महत्वाकांक्षाएं होंगी। और यही वजह थी कि ये नृप निर्माता की भूमिका निभाने लगते हैं। नृप निर्माता का मतलब समझ रहे हैं? किंग मेकर। जैसे आप आधुनिक जो भारतीय इतिहास है उसमें देखेंगे, किंग मेकर के तौर पे भूमिका निभाने वाले दो लोग रहते हैं। सैयद बंधुओं के नाम से आप जानते हैं उन्हें, सैयद ब्रदर्स। तो वैसे ही यहाँ पर किंग मेकर के तौर पे ये भूमिका अदा करना शुरू कर देते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये सीधे सीधे शासन नहीं करते हैं, ये किसी कठपुतली शासक को चुनते हैं, उसे गद्दी पर बैठाते हैं और पीठ पीछे सारे शासन की बागडोर इनके हाथ में होती है। इस प्रकार से ये रूल करते हैं। इनके अंदर इस प्रकार की भावना जागृत हो जाती है। और यही वजह थी कि तुर्कान चहलगानी जो था वह अब सुल्तान के पद को कमज़ोर करने लगता है। पहले क्या था, सुल्तान का नियंत्रण इसके ऊपर होता था, लेकिन बाद में यही जो ग्रुप था, यही जो समूह था अमीरों का, सरदारों का, यह सुल्तान के ऊपर अपना कंट्रोल स्थापित कर लेता है। इस प्रकार की व्यवस्था हो जाती है, मतलब सिस्टम उलट जाता है। और इल्तुतमिश के सभी उत्तराधिकारी इस गुट की महत्वाकांक्षा की भेंट चढ़ जाते हैं। जितने भी उसके सक्सेसर होते हैं वो इस ग्रुप के द्वारा शिकार बना लिए जाते हैं। तो ये कुछ बातें हैं। और बलबन के बारे में जब आप देखिएगा तो बलबन भी शुरुआत में इसी का सदस्य था, मतलब वो भी इसी का हिस्सा था। और सुल्तान बनने के बाद बलबन ने तुर्कान चहलगानी की शक्ति को तोड़ दिया, क्योंकि वो इसका हिस्सा था। वो जानता था कि अगर ये बना रहेगा, ये ग्रुप अगर जिंदा रहा, तो ये सुल्तान को कभी स्थिर नहीं रहने देगा। ये जो सरदार हैं, ये जो अमीर लोग हैं, ये षड्यंत्र करते रहेंगे और सुल्तान को उसकी गद्दी से किसी न किसी दिन हटा देंगे। तो बलबन ने अपना स्थायित्व बनाने के लिए, अपना कब्जा जमाने के लिए तुर्कान चहलगानी को खत्म कर दिया, उसे एकदम से समाप्त कर दिया ताकि कोई खतरा ही न रहे। हालांकि वो खुद इसका सदस्य था, लेकिन बाद में वो इसके खतरे को समझ जाता है। तो ये कुछ जानकारियां हैं। फिलहाल ये तुर्कान चहलगानी था। और इक्ता प्रणाली के बारे में देख लीजिए। तो जो इक्ता प्रणाली थी, इसे शुरू करने वाला इल्तुतमिश था, ये जानते हैं आप। यहाँ जो इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन है इक्ता सिस्टम की, वह हमें सियासतना से प्राप्त होती है। अब सियासतना एक ग्रंथ है, एक किताब है, और इसे लिखने वाले जो ऑथर हैं उनका नाम है निजामुल मलिक अबू अली हारून बिन, यहाँ देख लीजिए लंबा सा नाम है, नाम इनका एक बार फिर से देख लीजिए, निजामुल मुल्क अबू अली हारून बिन अली तूसी, ये लंबा सा नाम है। तो ये निजामुल मुल्क अबू अली हारून के तौर पे इन्हें जाना जाता था। तूसी जो है ये इनकी टाइटल थी। तो कुल मिलाकर ये इनके ऑथर का नाम है। और ये जो ग्रंथ है इसका नाम है सियासतना, और इसमें हमें इक्ता प्रणाली का डिटेल एक्सप्लेनेशन प्राप्त होता है, जो विस्तृत व्याख्या है इसकी इक्ता प्रणाली की, कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें थी वो इसमें मिलती है। तो ये कुछ एक्सप्लेनेशन थी और ये इक्ता सिस्टम के बारे में थी। और इसका जो आंसर था इस क्वेश्चन का वो डी था, यानी जितने हैं सभी सही है। इसमें जो भी जानकारी दी थी, चाहे वो तुर्कान चहलगानी के बारे में हो, इक्ता प्रणाली के बारे में हो, या फिर जो रेड क्लॉथ के बारे में इंफॉर्मेशन थी, वो सभी यहाँ पे राइट है। यहाँ तक हमने डिस्कस किया। अब आगे की कथा जो है वो अगले वीडियो में होगी। तब तक के लिए नमस्कार।